मैं आपको बार बार रिपीट करूं कि मेरी दवाई कुछ नहीं करती। मेरी दवाई, होम्योपैथी दवाई, सिर्फ जा करके आपके माइंड सेक्शन के उस पार्ट को एक्टिवेट कर देती है जो बंद पड़ा था, जो रिकवरी नहीं कर पा रहा था। ओके। सिस्टम बंद हुआ, उधर उधर का सिस्टम फेल होना चालू हुआ, ये डिजीज आ गई। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि होम्योपैथी ना आपकी बीमारी के ऊपर काम नहीं करती। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, होम्योपैथी बीमारी के ऊपर काम नहीं करती। हेलो एवरीवन। सो ये एपिसोड बहुत ही खास है बिकॉज इसमें मैंने डॉक्टर शैलेंद्र ताम्रकार जी से बातें करी, जो कि एक होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं। पिछले 13 साल से ये होम्योपैथ फील्ड में हैं और बहुत सारे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं अपने अलग अलग नुस्खों से। सो इस एपिसोड में मैंने बातें करी हैं होम्योपैथ के बारे में, होम्योपैथ क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, और उसके साथ साथ किसी भी इंसान को अगर ट्रीटमेंट लेना है तो होम्योपैथ क्यों चुनना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट। एंड इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे बात किया है जिसमें होम्योपैथी इफेक्टिव है या नहीं है। अगर आप होम्योपैथ के बारे में एकदम डीपली नॉलेज जानना चाहते हो विद प्रैक्टिकल एंड फुल्ली एक्सपीरियंस, तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। एंड अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए बिकॉज मैंने इसमें होम्योपैथ के साइंस के बारे में बात किया है। अगर आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपको सही ट्रीटमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है होम्योपैथ का, वो भी आप इस एपिसोड से जान सकते हैं। तो पूरा देखिएगा ये एपिसोड, और देखने के बाद शेयर जरूर करिएगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। हेलो डॉक्टर शैलेंद्र ताम्रकार जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया दीप, आप बताइए आप कैसे हैं? अरे मेरा बढ़िया चल रहा है। बताइए आपकी लाइफ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है आजकल? लाइफ एकदम बहुत बढ़िया चल रही है। सारी चीजें एकदम हमारे मन मुताबिक होती है ना, तो हाँ। और अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छी चल रही है। तो थैंक यू। आपके मन में बेसिकली अभी क्या चल रहा है ऐसा कि मन मुताबिक चलना चाहिए, ऐसा आपका थॉट मतलब? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में भी एक मेहमान आने वाला है, तो उससे अच्छा। रिलेटेड जो खुशी रहती है ना, हाँ। वो आप बयां नहीं कर पाओगे। हाँ, वो तो तो मैं ये अच्छे से फीलिंग समझ चल रही है और आप तो बहुत अच्छे से जानेंगे इस चीज को, राइट? रिसेंटली मैं भी राइट, अभी अभी राइट, है ना? सो आज तो हम डिस्कस करने वाले हैं होम्योपैथ, जिसमें आप बहुत अच्छा आपको नॉलेज है और आपको एक्सपीरियंस भी है, दैट इज होम्योपैथी, है ना? तो सर यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्या है सर होम्योपैथी, और इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, देखिए, होम्योपैथी एक इस तरीके का मोड ऑफ ट्रीटमेंट में है जहाँ पर जिसका रूल जो है वो है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। अच्छा। इसका मतलब ये होता है कि समान से समान की चिकित्सा। इसका हम्म। इजाद भी कुछ इस तरीके से हुआ है कि जब डॉक्टर हैनीमन जो है, एक एक्चुअली वो एक फार्मासिस्ट थे और जब उनको एक बार हुआ कि मलेरिया हुआ, उनको मलेरियल बुखार हुआ, तो वो चूंकि फार्मासिस्ट भी थे और बॉटनी से रिलेटेड चीज़ें वो ट्रांसलेट करने का भी काम करते थे। तो वो उनको एक बार ये समझ में आया कि सिंकोना बार नाम की एक पौधा है ना? सिंकोना नाम का एक पौधा है जिसमें उसी तरीके के सिम्टम लिखे हुए हैं जो मलेरिया के होने पर सिम्टम होते हैं। तो उन्होंने अपने ही दिमाग से उन्होंने क्या किया कि रॉ मटेरियल उन्होंने उस फीवर की अवस्था में, मलेरियल फीवर की अवस्था में उन्होंने खा के देखा। तो उन्होंने ये पाया कि वो ठीक हो गया। तो वहां से और बहुत सारी चीजें हुई इस बीच में, लेकिन वहां से एक स्टार्ट हुआ कि जो चीज पैदा कर सकती है वही चीज उसको ठीक कर सकती है। तो ये है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, कि जो चीज पैदा कर सकती है तो समान से समान की चिकित्सा। अगर जैसे अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट में होता क्या है कि आप डॉक्टर के पास में गए, बोले कि मुझे बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है या स्किन रैशेस है, तो वो क्या करेंगे कि आप एंटीपायरेटिक देंगे, स्किन के लिए एंटी एलर्जिक आपको दे देंगे। पेन हो रहा है तो आपको लिए वो पेन किलर दे देंगे। तो उनमें वो समान से समान की चिकित्सा नहीं हुई। वो ऐसा हुआ कि आपने पेन बताया, पेन किलर से उसके पेन को ठीक कर दिया।
ठीक है, उसमें ये मतलब नहीं हो कि कहाँ पे पेन हो रहा है, कैसा पेन है। आपने सर दर्द बताया या फिर बदन दर्द बताया, आपको देना डाइक्लोफेनिक है, राइट। लेकिन होम्योपैथी ये मानती है कि अगर किसी को सर दर्द हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है और उसके लक्षण किस तरीके से हैं। क्या उसको सर में दबाने से आराम होता है, या उसको सर को जकड़ के रखने से आराम होता है, या उसका सर दर्द किस टाइप का। आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको लगता है कि सर में हथौड़े चल रहे हैं, कोई सुई जैसा चुभ रहा है, या कोई पकड़ लिया है, बंधा हुआ है। ये काइंड ऑफ पेन की टाइप है वो, है ना। तो पेन के टाइप किस तरीके के होते हैं, कब बढ़ रहा है, घट रहा है, इस चीज को भी समझ के उसके हिसाब से जो लक्षण है वो हम समझते हैं। और होम्योपैथी में पहले से वेल प्रूविन मेडिसिन है। प्रूविंग का मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं उसके बारे में भी, कि होम्योपैथी में जैसे एलोपैथी में क्या किया जाता है कि जब भी कोई दवाई इजाद की जाती है तो उसको पहले एनिमल्स के ऊपर में टेस्ट किया जाता है। ओके। कि एक निश्चित क्वांटिटी में लेकर के उसको चूहे के ऊपर में, पिग के ऊपर में उसको इंजेक्ट करके फिर उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है कि किस तरीके से इस बीमारी में इस चीज का उपयोग हो रहा है, या इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, क्या उसको क्योर कर रहा है या उसको और बढ़ा दे रहा है। होम्योपैथी का इस तरीके से है कि अगर मैं किसी चीज से दवाई बनाया है, जैसे प्लांट सब्सटेंस है, वहां से अगर दवाई बनी है तो उस दवाई को प्रॉपर एक प्रोसीजर के द्वारा दवाई उस बार को लेकर के, उस प्लांट को पार्ट को लेकर के प्रॉपर प्रोसीजर से मैं एक दवाई बनाया। उस दवाई को एक बंच ऑफ पीपल में, जहाँ पे एजेड भी होंगे, एक एज में मिडिल एज होंगे, बच्चे होंगे, मेल फीमेल, सबको ध्यान में रख करके, और एक क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि 10 20 50, ये नहीं, लगभग 100 150 250 ऐसे में उनको सबको एक एक डोज दिया जाता है। और एक एक डोज देने के बाद एक निश्चित टाइम तक, 3 महीना 4 महीना 1 महीना 2 महीना, अपने जो हम कितना स्टडी करते हैं उसके हिसाब से उसको वॉच किया जाता है। और पेशेंट को, उस पर्सन को जिसको वो दवाई दी गई है, उसको बोला जाता है कि हर दिन का आपका जो रिस्पॉन्स है, आपकी फिजिकल प्लस मेंटल में आपने क्या क्या चेंज महसूस किया। अगर आपको इस डोज के लेने के बाद में लगातार छींक आ रही है तो आप उसको नोट करो। इसको लेने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि मैं टेंशन में भरा मेरा जिंदगी चल रहा है तो आप उसको लिखो हर दिन। हो सकता है आज 5 दिन तक आपको लगा कि मेरी जिंदगी टेंशन भरी है, हो सकता है 6ठे 7वें दिन के बोला देखिए कितना अच्छा टाइम है। तो हर दिन आपको लिखना है। तो इस तरीके से एक लिमिटेड डे तक के वो पूरा डाटा लिया जाता है। और डाटा लेने के बाद में जब आप 300-500 लोगों के डाटा को एकत्र करते हैं और कलेक्ट करने के बाद में आप देखते हैं कि कौन सा सिम्टम है जो एक ही जैसा मैक्सिमम लोगों में आया है। फिर इस तरीके से उसको नोट किया जाता है। तो ये एक टाइप ऑफ प्रूविंग कहलाती है होम्योपैथी के लैंग्वेज में, कि इस दवाई को देने के बाद में या इस क्रूड सब्सटेंस को देने के बाद, जैसे एक आपको बताऊं कि अदरक से बनती है, हरी अदरक ले लें, या आप प्याज से बनती है, हीलियम सीपा नाम की दवाई प्याज से बनी है। तो क्या हुआ कि प्याज को लेकर के एक विशेष प्रोसीजर जिसको हम ट्राइच्यूरेशन बोलते हैं, होम्योपैथी में दवा बनाने का एक प्रोसीजर है, उसको ट्राइच्यूरेशन बोलते हैं, आपका सक्शन बोलते हैं। तो उसके थ्रू हमने दवाई बना करके एक पर्सन को या एक बंच ऑफ पर्सन को खिला दी। अब इन जनरल आप जब प्याज खाते हो तो क्या क्या सिम्टम आप में डेवलप होते हैं क्रूड फॉर्म में। जब आप तेज वाला प्याज खाते हो तो दीप बताओ आपको कैसा कैसा फील होता है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ा तीखा लगता है, नाक थोड़ा सा जलन सा लगता है, आंखों में पानी आने लग जाती है जब ज्यादा तीखा रहे। आप जब उसको काटते हो तो आंखों में आंसू आते हैं, राइट। तो ठीक ये कुदरत का एक नेचर है कि आप जो चीज को क्रूड फॉर्म में खाओगे उसकी एनर्जी उसके अंदर में रहती है। तो अगर उसको दवाई के रूप में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो ठीक उसी तरीके के सिम्टम हमको देखने को मिले। मतलब अगर प्याज से बनी हुई दवाई को अगर मैं 300 लोगों को खिलाता हूँ तो उसमें प्रूविंग के तहत उसमें उसी तरीके के सिम्टम डेवलप होने चालू हो जाते हैं। उस पेशेंट को लगातार छींक आनी चालू हो जाएगी, जो ऑलरेडी प्याज खाने पर होता है, ज्यादा झार आने पर होता है, आंखों से आंसू आता है, राइट, नाक में खुजली या बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें देखी। तो हमने क्या पाया उसमें कि जो चीज क्रूड फॉर्म में खाने से जिस तरीके के सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसी चीज को अगर दवाई फॉर्म में बना करके
अगर सेम परिस्थिति लेकर के कोई पेशेंट कोई सिम्टम लेके आ रहा है और उसी दवाई को हम उसके सिम्टम को मैच करते हैं कि इलियम सीपा में भी हमने ये पढ़ा है कि उसको रनिंग नोज होगा, आंखों से आंसू आएगा, छींक बहुत आएगी, ये हमने पढ़ा है क्योंकि वो प्रूविंग में लिखा गया है ना। तो वैसे ही सिम्टम कोई लेके आते हैं तो वो दवाई देने से वो ठीक होने लग जाता है। तो ये है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, समान से समान की चिकित्सा। उसको भी वही सिम्टम आ रहे थे और हमारी दवाई में भी वही सिम्टम लिखे हैं, तो इस तरीके से हम मैच करते हैं और मैच करके फिर दवाई देते हैं, तो इस तरीके से वो ठीक होता है। तभी आप जब भी हम जैसे मैं अपनी मम्मी को लेके जाता हूँ, मैं भी आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं, राइट, एक एकदम डेप्थ में जाके, वो मैंने बहुत नोटिस किया है कि आप इतने सवाल क्यों पूछते हो, राइट, है ना। आप बेसिकली रिएक्शन और फिर उसके बाद जब आप दवाई बनाते हैं तो बहुत ज्यादा सोचते हैं और कुछ मतलब यही सारी चीजें आप मैच करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, हम शारीरिक और मानसिक दोनों परिस्थिति को हम साथ में लेते हैं और उसके हिसाब से पेशेंट हमको क्या बता रहे हैं उसको हम मैच करके फिर दवाई देनी पड़ती है। और उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं कि हम पावर कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी दवाई किस पेशेंट को कितना इफेक्ट कर सकती है या नहीं करेगी, उसके हिसाब से कौन सी बीमारी में कितना पावर हमको देना पड़ेगा, अभी पेशेंट की तकलीफ कितनी ज्यादा है, कितना तकलीफ में है, उसके हिसाब से हमको पावर रखना पड़ा। तो वो भी चीजें हमारी शामिल रहती है उसके साथ में। बट नो डाउट कभी भी कोई नया कोई पेशेंट आकर के बताता है हमको कि ये तकलीफें हैं, तो फिजिकल और मेंटल दोनों स्टेटस लेने के बाद में उसका जो स्टेटस है, उसके जितने लक्षण है, वो मेरी कौन सी दवाई से एग्जैक्ट मैच करता है, इस पर उसके हिसाब से वो सोच के दवाई देते हैं, तब वो ठीक जड़ से करती है। ओके, तो इसके पीछे कोई साइंस है क्या कि जैसे उसके में जो सिम्टम्स आ रहे हैं एंड हम वो दवाई लेकर भी वही सेम सिम्टम्स आएगा, तो समान से समान को क्योर करना, राइट, तो इसके पीछे कुछ साइंस है, कोई लॉजिक ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। होम्योपैथी में हर चीज साइंटिफिक है। ओके, हर चीज, एक एक इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एनीथिंग, कुछ भी बोले, हर चीज साइंटिफिक है। उसका कार्य करना, किस तरीके से वो काम करता है ना। तो ये जो साइंस है ये है नेचर लॉ ऑफ क्योर। ओके, नेचर लॉ ऑफ क्योर क्या बोलता है कि पहले तो मैं आपको समझाऊं कि नेचर लॉ ऑफ क्योर क्या होता है ना। तो फर्स्ट नेचर लॉ में ऐसा है कि जैसे आप समझे कि इस कमरे में अंधेरा है और आपके पास में एक मोमबत्ती है, तो आपने क्या किया, मोमबत्ती जला ली, तो जितनी रोशनी है वो आप उससे सेटिस्फाइड हो गए। आपको पता चला कि नहीं, आपके पास एक बड़ा वाला लैंप भी है, तो आपने लैंप जला दिया, तो हुआ क्या कि ये लैंप की रोशनी क्योंकि ज्यादा है वो जो मोमबत्ती जल रही थी उससे, तो ऑब्वियस सी बात है कि लैंप का जो रोशनी है ज्यादा कवर करेगा, राइट। इसकी रोशनी, किसकी, मोमबत्ती की रोशनी कम पड़ जाएगी। अब आपको पता चला कि नहीं, यहाँ तो लाइट भी है, मैं लाइट जला देता हूँ। आपने 3 गुना लाइट उससे ज्यादा जला दिया। अब क्या हुआ, मोमबत्ती का भी लाइट कम पड़ गया और उस लैंप का सबसे ज्यादा पड़ा उस पूरे लाइटों का। तो ये लॉ ऐसा है कि जिसकी ज्यादा शक्ति रहती है वो वीकर को दबा करके ठीक कर देता है, वीकर को दबा देता है। मतलब आप इसको इस तरीके से समझो कि आपकी वो मोमबत्ती आपकी एलर्जी है, एलर्जी बीमारी, ठीक है, एलर्जी हो रही है, और अगर मैं इसके सामने कोई एक इससे थोड़ी सी ज्यादा पावर की शक्ति, सेम चीज मैं अगर रख दूं तो इसका इफेक्ट कम पड़ जाएगा, है ना। तो होम्योपैथी क्या करती है कि जब भी होम्योपैथी लेते हैं तो वो उसी तरीके से सिम्टम डेवलप करता है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि दवाई लेने से वो प्रूविंग होनी चालू होती है, तो दवाई उसी तरीके का सिम्टम दूसरा एक डिजीज खड़ा करता है, ये उसके पीछे का साइंस है। अगर एलर्जी है तो मैं उससे थोड़ी सी ज्यादा एलर्जी, जैसे एक रूल है ना कि अगर एक लकीर आपको खींच के दिया गया और आपको बोला गया कि बिना उस लकीर को टच किए आपको उसको छोटा करना है, तो उसको आप क्या करते हो, उसके बगल में बड़ी लकीर खींच देते हो गया छोटा, आपने टच भी नहीं किया। ठीक यही सिद्धांत ना होम्योपैथी पर भी काम होता है कि आपके पास एक बीमारी लेके आया कोई, है ना। होम्योपैथी देने से होता क्या है कि जब हम सिमिलरिटी मैच कर लेते हैं और वो दवाई देते हैं तो उसके सामने एक बड़ी बीमारी वही सेम उसी का रूप
मतलब मैंने मोमबत्ती रखी, अगर आप मोमबत्ती को बीमारी समझे तो मैंने मोमबत्ती रखी, लेकिन मोमबत्ती का काम क्या है? रोशनी देना, हीट देना। लेकिन वही मैंने लैंप रख दिया, उसका भी काम है हीट देना और रोशनी देना। तो उसी की जैसी बीमारी मैंने खड़ा कर दी और उससे तेज। तो होता क्या है कि इसकी जो इफेक्ट रहेगा वो कम होते जाएगा और कम होते जाता है, और वो एक समय के बाद में कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज क्योर्ड बाय स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन। इसका मतलब यह है कि जो बलवान है ना वो वीकर को खत्म कर देता है। ओके। तो इस तरीके से हमने दवाई दी। अब एकदम सिंपल से लाइन में आपको मैं समझाते जाऊंगा कि हमने दवाई, एक पेशेंट आया हमारे पास में, मान लो 60% प्रॉब्लम लेके आया, कोई भी एक बीमारी का नाम ले ले और उसको हम 60% मान लेते हैं। 60% की उसकी बीमारी है, हमने दवाई दी और सेम तरीके की बीमारी उस दवाई से हमने जनरेट की। जनरेट वर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसको कितने पावर का दवाई देने से उतना जनरेट होगा। तो मैंने उसको क्या किया, 70% बीमारी बढ़ा करके उसको दूसरी दे दी। ओके। तो उसके सामने खड़ा हो गया। तो वीकर कौन हुआ? जो 60% था, मैंने 70% बीमारी खड़ा कर दी। तो होता ये है कि जैसे ही बड़ा बीमारी आती तो ये बीमारी कटने लग जाती धीरे धीरे। अब ये धीरे धीरे कट गई, अब बची हमने जो पैदा की थी बीमारी 70% वाली। तो ये जो हम बीमारी पैदा करते भी है ना, उसका एक लिमिटेड टाइम रहता है। ओके। वो धीरे 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 ऑटोमेटिकली कम डाउन होना चालू हो जाता है और चला जाता है एक टाइम के बाद। इसीलिए आप कभी सुने भी होंगे कि होम्योपैथी पहले बढ़ाती है फिर कम करती है, राइट? वो बढ़ाने वाला मसला कैसा है कि वो थोड़ा सा बढ़ाया हुआ फील होता है पेशेंट को, है ना। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट उससे एकदम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हमको वो एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आना चाहिए कि आप कितना % उसमें वो एनर्जी रखो उस दवाइयों में, उसमें पावर रखो कि उसको डिस्कम्फर्ट ना हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी पावर दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो 60% के मुकाबले 70% जो बीमारी डेवलप होना चाहिए था ना, वो 80-150 ऐसे चले जाता है। तो ये तो ठीक हो गया, लेकिन आपने जो जनरेट किया था वो 150 पहुंच गया, तो वो उससे परेशान हो जाता है। तो यहीं पे दिमाग वाला, आप जब बोलते हैं ना कि जब मैं दवाई देता था तो सोचता हूँ, हर एक होम्योपैथ उसको सोचता है कि इसको कितना % मुझे ज्यादा जरूरत है, जितना उसको डिस्कम्फर्ट ना हो। तो हर बीमारी में, हर ट्रीटमेंट में जरूरी नहीं है होम्योपैथी ले रहे हैं मतलब वो बढ़ाएगी, ये जरूरी नहीं है। बढ़ाती है कुछ % में, 1% 2%, जिससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट तो इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो बढ़ाने से बीमारियां फिर ठीक होने लग जाएगी। ये शोर शॉर्ट है। तो इस तरीके से ये लॉ उसके बिहाइंड काम करती है। सो कोई भी पर्सन को होम्योपैथ के पास क्यों जाना चाहिए? मतलब हालांकि आजकल ये बहुत प्रचलित हो रहा है, लोग इससे क्योर हो भी रहे हैं, राइट। बट स्टिल जो न्यू लोग हैं एंड जो एलोपैथ पे अभी भी बिलीव करते हैं और उनपे बहुत ज्यादा, ऑब्वियस बात है, एलोपैथ में बहुत पैसे भी खर्चे होते हैं, जेब भी ढीला करता है बहुत ज्यादा। तो मतलब क्या आप थोड़ा रीजन बताइए उसके, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे और भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके क्वेश्चन में ही वो आंसर छुपा हुआ है। एक तो अगर ये देखें कि होम्योपैथी कोई पर्सन क्यों ले, नो डाउट सबका अपना अपना चॉइस होता है। किसी को वो होम्योपैथी जमती है, किसी को भरोसा होता है, किसी को नहीं होता है। लेकिन अगर मुझसे पर्सनली पूछे कि क्यों होम्योपैथी अपनाना चाहिए एज ए डॉक्टर, अगर मैं ये सोचूं तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि होम्योपैथी ना आपकी बीमारी के ऊपर काम नहीं करती। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, होम्योपैथी बीमारी के ऊपर काम नहीं करती। आपको सुन के भले ये लगेगा कि ये बीमारी के ऊपर काम नहीं करती तो ठीक कैसे करती है, राइट? तो उसका सही पूरा सेंटेंस ये है कि होम्योपैथी बीमारी के ऊपर काम नहीं करती, बीमार के ऊपर काम करती है। अगर आप मेरे पास में अगर एलर्जी लेके आए हो तो आपके लिए वो बीमारी होगी कि मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है, लेकिन मुझे ये देखना है कि आप बीमार कैसे हुए हो, बीमार की अवस्था में आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, राइट? क्योंकि बीमारी तभी डेवलप होती है जब एक पर्सन बीमार पहले होता है, जब वो शारीरिक रूप से के बजाय मानसिक रूप से किसी तरीके से वो इन्फ्लुएंस में आता है, चाहे वो इमोशनल फैक्टर की वजह से हो या कोई भी अदर फैक्टर हो। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम सब ये बोलते हैं कि जितनी टेंशन है, एंजाइटी है, वही बीमारी का कारण है।
ये लोग मानते जरूर हैं और दिखते भी हैं कि टेंशन हुआ बीपी बढ़ गया, थायराइड आ गया, किसी का एंगेजमेंट टूटा उसके बाद में थायराइड और एक्सवाइजेड बीमारी आ गई, किसी का लव डिसअपॉइंटमेंट हुआ उसके बाद में फिर उसको बीपी की दवाई खाने लग गए, राइट। तो इतना हर एक पर्सन समझता है कि बीमार होने से पहले, थायराइड आने से पहले, बीपी आने से पहले वो दिमागी रूप से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आया है, राइट। कि उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, उसका कहीं मनी लॉस हुआ, उसके लिए वो टेंशन लिया या कुछ भी हुआ। तो हम इस चीज़ों में ट्रीटमेंट देते वक्त यही चीज़ देखते हैं कि भाई पेशेंट को वो बीमार कैसे हुआ, तो हम बीमार को देखते हैं, बीमारी को नहीं। तो होम्योपैथी क्यों लेनी चाहिए अगर ये क्वेश्चन उठता है, तो इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हम बीमार को ट्रीट करते हैं दैट मीन कि उसकी जो इम्यून सिस्टम है उस पर हमारा काम होता है। होम्योपैथी का काम इम्यून सिस्टम के ऊपर में होता है। एलोपैथी में आप जाओगे या अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट में अगर आप जाओगे, किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं है, बट आप एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जाओगे तो आपको सर दर्द हो रहा है, सर दर्द की दवाई दे दी, आप ठीक हो गए, लेकिन आपने ये भी महसूस किया कि आपने 1 बार 2 बार 3 बार हर बार आप सर दर्द की दवाई लेते ही जा रहे हो जब जब हो रहा है। अब आपको ये लग रहा है कि अभी आपको किसी एक दवाई, विशेष दवाई से आराम हो जा रहा था, जब आप उसको बार बार लेते हो तो आप ये फील करते हो कि अब उस दवाई से रिएक्शन उतना नहीं आ रहा है जितना पहले आता था। दैट मीन कि या उसका डोज बढ़ गया है या वो दवाई का उपयोग ही आप पर नहीं हो रहा है, असर ही नहीं कर रहा है। तो उसके पीछे अगर आप जाओगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपको बार बार सर दर्द हो रहा है तो आप उस सर दर्द की क्यों हो रहा है उसके पीछे जाओ। सर दर्द हो रहा है, सर दर्द मिटाना है, वो एम नहीं। होम्योपैथी का क्या एम है कि सर दर्द क्यों हो रहा है उसके पीछे जाते हैं और उसको डील करने के लिए, मान लो कोई एंजाइटी से रिलेटेड कोई हो, मनी इशू चल रहा है किसी का और उसकी वजह से उसको सर दर्द हो जा रहा है, तो देखो होम्योपैथी दवाई से मनी आना चालू हो जाएगा या उसको इशू सॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं है, ऑब्वियस सी बात ही नहीं होगा। उससे होगा ये कि एक पर्सन अपने आप को 2-3 तरीके से ठीक कर सकता है, या सेल्फ अवेयरनेस से कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, जिसको सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। अब उस सेल्फ अवेयरनेस को लोग दूसरे से सलाह लेके ठीक कर सकते हैं, आध्यात्म में जाके ठीक कर सकते हैं, राइट। अगर आप किसी अध्यात्म वाले के पास में जाओगे और बोलोगे कि मुझे पैसे की टेंशन है, तो वो तो यही बोलेगा ना कि बच्चा पैसा तो मैल हाथ का मैल है, वो आज रहेगा, आज तुम्हारे पास है, कल किसी के पास में रहेगा। तो बेसिकली वो आपको रियलिटी समझाने की कोशिश कर रहा है कि अभी की जो स्थिति चल रही है, हो सकता है तुम फाइनेंशियल लॉस में हो, लेकिन तुम खत्म हो गए तो ऐसा नहीं है ना, कल के दिन 3 गुना पैसा कमा सकते हो, तो उसको लेकर चिंता क्यों करना। यही तो एक आध्यात्म वाला बोलेगा। बस यही चीज क्या करती है होम्योपैथी, आपके अंदर की वो अवेयरनेस जहाँ पे पट्टी बनी होती है ना कि आपको ये तकलीफ हो रही है, आपको पता है कि डिसअपॉइंटमेंट लव में आप है, आपको किसी ने धोखा दे दिया, अब आप टेंशन में है, आपको माइग्रेन का अटैक चालू हो गया, बुखार आ गया, आप सुसाइड तक का सोच रहे हो। आपके अंदर आपका साथ ही देखता है, जो साथी है, घर वाले है, पेरेंट्स है, वो देखते हैं कि यार एक लड़की के पीछे या एक लड़के के पीछे इतना पागल हो रहा है या हो रही है, उसको तो अभी तो और भी आ सकते हैं ना पार्टनर, और कोई भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरा लाइफ खत्म कर दोगे। वो अवेयरनेस नहीं रहती, वो प्यार की पट्टी या वो टेंशन की पट्टी आंख में बंधी होती है। होम्योपैथी देने से क्या होता है कि आपके अंदर की जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होता है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो जब वो बूस्ट होता है ना तो धीरे से वो पट्टी है सरकने लग जाती है। अभी जस्ट कुछ दिन का केस का एक केस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक फीमेल यंग आई थी और ऐसा था कि उसको प्यार में उसको लग रहा था कि सामने वाला उसको चीट कर रहा है और वो उसको दिल से चाहती थी। हुआ यूं कि वो उससे मिलना जुलना होते रहता था। अभी ऐसा हुआ कि वो मूव हो गई एक जगह से दूसरी जगह उसी शहर में, और ऐसी जगह मूव हुई कि जहाँ पे उस इंसान से वो मिल नहीं पाएगा। अच्छा, ठीक है। अब मिल नहीं पाएगा तो वो उसके लिए तकलीफ हो गई। एक तो वो चीट कर रहा है, वो उसको टेंशन, उसके बाद वो उससे मिल नहीं पाएगा, उसका टेंशन, है ना। तो उसको क्लियर करने के लिए वो बहुत सारा हाथ पैर मार रही थी कि मैं कैसे समझूं कि ये मेरे साथ लॉयल है कि नहीं है।
और दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं मूव कर गई हूँ और ऐसी जगह मूव कर रही हूँ जहाँ लोग मुझे जानते हैं और उस सामने वाले पर्सन को भी जानते हैं, एकदम यह स्कूल सॉरी कॉलेज एज की, है ना। अब वो टेंशन में रही और उसके कारण से उसका डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। उसके पेरेंट्स मुझे लेकर गए और ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ें अपने पेरेंट्स के सामने नहीं करते। तो जब मैंने उसको क्वेरी किया कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे लव डिसअपॉइंटमेंट वाला केस चल रहा है। अब देखो, आप इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास अगर आप ले जाते हैं तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसको काउंसलिंग करेगा। काउंसलिंग मतलब कि आपको समझाएगा कि भाई देखो ऐसा है, अगर वो लॉयल नहीं है तो आप दूसरा देख लो, या आप भरोसा नहीं करते तो फिर आप प्यार नहीं करते, ऐसी चीजें उसके फेवर में या उसको समझाने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली उसकी आंखों की पट्टी हटाने की कोशिश करेगा कि भाई तुम प्यार में जिसके पड़े हो वो नहीं तो कोई और सही। यही प्रैक्टिकल चीज है। हाँ, आप एकदम दिल से प्यार करते हो तो फिर आप सब करना छोड़ दो, ये भी उसको समझा सकते हैं। यही काउंसलिंग होगी। अब एक पर्सन, एक सिंपल सी चीज है, अगर ये सामने कप रखा है और इसमें फुल पानी भरा हुआ है, चाय भरी हुई है ना। अब इसमें और आप डालोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। उस लड़की के मन में पहले से वो भरा पड़ा है और मैं काउंसलिंग के थ्रू अगर उसको डालूंगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगी ही नहीं ना। हाँ, अगर ये खाली रहे, मैं इसको किसी तरीके से उसको खाली कर दूं, उसके बाद मैं डाल सकता हूँ, तब मैं काउंसलिंग करूंगा तब उस पर काम करेगा, है ना। दूसरा मोड ऑफ ट्रीटमेंट में बस ये कर सकते हैं कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो एंटी डिप्रेसिव दे दो। आप सोते रहोगे, सोओगे नहीं तो सोचोगे कहाँ, सोचोगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन होम्योपैथी बेसिकली क्या करती है, पहले तो उसके दिमाग में वो अवेयरनेस लाना स्टार्ट करती है। दवाई देते ही बहुत बार ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने दवाई दी और उसको बोला कि आप काम करिए, मुझे एक दिन के बाद में मुझे फिर से फोन करिए और मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है। जैसा भी लग रहा होगा आपको मुझे बस फोन करके बताना है। मैंने उसको दवाई दी, वो क्या करी, दूसरे दिन मुझे शाम के करीब मुझे फोन करी, शाम रात के करीब मैं थी, तो वो मुझे बोली कि जिस दिन आपने मुझे दवाई दी मैं खा के गई हूँ, लिटरली मैं इतना रोई हूँ रात भर, और उठने के बाद में मैं इतना हल्का महसूस करी हूँ जो आज तक नहीं की। और मुझे लगा कि मैं किसके लिए रो रही हूँ, वो जो खुद अगर लायल नहीं है तो मेरे काबिल नहीं है ना, वही काबिल नहीं है, मैं उसके पीछे क्यों जा रही हूँ। तू अपनी जिंदगी जी रहा है तो मुझे भी अपनी जिंदगी जीना चाहिए, मैं क्यों तुम्हारे पीछे मैं रो रही हूँ। उसके बाद ये समझ में आया कि नहीं, मैं कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा फील अच्छा, थोड़ा सा लाइट महसूस कर रही हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ, दवाई दिया तो उसका खुद का अवेयरनेस ही आया ना कि वो जो पट्टी पड़ी थी वो क्या नहीं देख पा रही थी। तो इस तरीके से होम्योपैथी काम करती है। तो होम्योपैथी क्यों लेनी चाहिए, उसका सीधा सीधा आंसर आपको आई थिंक मिल गया होगा कि आप जब दवाइयाँ लेते हैं उसके 2-3 एक एडवांटेज भी है। होम्योपैथी आप लेते हो तो जैसे मैंने कहा कि होम्योपैथी टोटल आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर में काम करती है ना। तो इम्यून सिस्टम बढ़ गया मतलब हर चीजें आपकी प्रोटेक्टेड हो जाती है कि कोई बीमारी आने वाला है उससे भी, या आकर के ज्यादा डैमेज डालता उससे अच्छा आप कम डैमेज हो, ये हो सकता है। बीमारियों से लड़ने की, अब ये बीमारियां सिर्फ बीमारियों की बात नहीं है, शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्था आपको एक स्ट्रांग बना देती है। और ये हर वो पर्सन जो होम्योपैथी लेता है वो फील किया होगा कहीं ना कहीं लाइफ टाइम में कि हाँ इस परिस्थिति में ऐसा होता था। जैसे अभी ठंड का टाइम है, चेंज ऑफ वेदर बहुत हो रहा है, कई लोग ऐसे होते थे कि थोड़ा सा चेंज हुआ तो घुटने पकड़ के बैठ जाते थे। सर्दी, छींक, राइनाइटिस जैसे मैंने नाम लिया, वो अभी के टाइम में एकदम कॉमनेस्ट है। कितने लोग आपको मिलेंगे कि जो सवेरे सवेरे 20 बार 25 बार छींकते रहते हैं। जब वो दवाइयां चालू करते हैं ना तो ये महसूस करते हैं कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अदर प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई है उसकी। जैसे वो इतना छींकता था अब नहीं छींकता है, अभी हीट से या ठंड से उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली ये बता करके वो खुद फील करते हैं कि हमारी अंदर की बेसिक इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ी है हमारी। तो एक तरीके का प्रोटेक्टिव शील्ड हो जाता है आपके लिए, राइट। और सरल सुरक्षित तरीके से जिस तरीके से होम्योपैथी ठीक करती है, आई डोंट थिंक कि कोई अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट उस तरीके से ठीक करता होगा। अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर यही अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट में गया रहता तो उसको, जैसे मैंने कहा कि
एंटी डिप्रेसिव दवाई दे देते। अब वो बंदा सो रहा है, अब वो लड़की सो रही है, तो सोएगी तो दिनचर्या कहाँ कंप्लीट कर पाएगी। और उसका एक इफेक्ट होएगा कि जब तक आप उस दवाई को लोगे एंटी डिप्रेसिव, तब तक वो काम करते रहेगा। जैसे ही आप छोड़े, क्योंकि मेडिसिन के प्रभाव में है ना वो, आपने उसके अंदर का कुछ भी, उसकी पट्टी तो हटा ही नहीं। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम जब आपका राइज होता है तो आपको लॉट्स ऑफ अवेयरनेस होती है, जो पेशेंट खुद अनुभव करता है। बहुत से पेशेंट आते हैं जो ऐसा बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में एक साथ आराम आया है। और हम लोग ट्रीटमेंट देते वक्त हर होम्योपैथ आई थिंक बोलता भी है कि आपको एक तकलीफ हो या 50 तकलीफ हो, सारी चीज़ों को मैं समझूंगा और उसके बाद मैं दवाई दूंगा, और एक ही दवाई से सारी चीज़ें होती है। क्योंकि बेसिकली अगर सर में दर्द है और स्किन में एलर्जी है तो वो आपका ही बॉडी पार्ट है ना, कोई दूसरा तो है नहीं। आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर मैं अगर दवाई मैं दूंगा तो वो इम्यून सिस्टम, मेरी दवाई नहीं, आपका खुद का इम्यून सिस्टम उस चीज को ठीक करेगा। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ ना कि होम्योपैथी क्यों लेनी चाहिए, तो होम्योपैथी अगर आपको वो रिपेयर, अपनी बॉडी का रिपेयर ऑटोमेटिक ऑन करवाना है विदाउट एनी हार्ड मेडिसिन, तो आप होम्योपैथी करो। और होम्योपैथी कराते हैं और लोग उसी तरीके से रिजल्ट देखते हैं। ओके, सो बेसिकली वही सेम साइंस आ जाता है उसके पीछे। कोई भी डिजीज है, उससे ज्यादा पावर वाला डिजीज जनरेट करो, जो कि इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, है ना। जो मैं समझ रहा हूँ, इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, फिर वो धीरे धीरे रिकवर करेगा। अब धीरे धीरे से बात याद आया, ऐसा बोलते हैं होम्योपैथी स्लो है, ऐसा क्यों है? इसका रीजन क्या है? मतलब क्या ऐसा फास्ट रिजल्ट्स भी हम देख सकते हैं होम्योपैथी से, स्लो ही होता है? तो ये जो स्लो वाला जो प्रोसेस है ना, होता ऐसा है दीप कि हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, मोस्ट ऑफ द होम्योपैथ के पास में जो पेशेंट आते हैं ना, ऑलरेडी सारी चीजें करवा के आते हैं। सारी चीजें इन द सेंस की डिफरेंट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी, किसी भी तरीके का आप नाम ले लो, आप नहीं भी सुने रहोगे, ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट लेकर के आते हैं, है ना। और आते हैं तो तब तक हमारे पास, क्योंकि कोई भी सिस्टम में आप जाओगे ऑलरेडी फर्स्ट में इंग्लिश मेडिसिन आती है, वो करवाते हैं, और उनकी मेडिसिन कैसी रहती है वो सबको नोन है, सब जानते हैं, फिर भी लेते हैं क्योंकि मजबूरी है कई लोगों के लिए। तो इतनी सारी दवाई लेकर के, उसका साइड इफेक्ट इतना सारा लेकर के, प्लस एक टाइम ड्यूरेशन। अगर आप मेरे पास बोलोगे कि मुझे प्रॉब्लम है और मुझे 7 डेज से प्रॉब्लम है, तो उतनी ही तेजी से जाएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मुझे 10 साल से प्रॉब्लम है, और आप मुझे उम्मीद करोगे कि आप मुझे 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में ठीक कर दो, जो करते हैं लोग, तो पॉसिबल नहीं है। तो ज्यादातर जो स्लो वाला प्रोसेस है ना, उनके साथ में होता है जिनकी ऑलरेडी बीमारियां क्रिटिकल हो चुकी है, परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है, काफी लंबे समय तक आप में वो घर कर चुकी है ना। एक सिंपल सा फंडा समझिए आप कि अगर कोई नया पौधा उगा हुआ है, जस्ट थोड़ी सी हाइट हुई है, अगर आप उसको उखाड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एकदम जड़ से उखाड़ना है, इजी उखाड़ लोगे। और अगर मैं आपको बोलूं कि एक 10 साल का पेड़ है, उसको उखाड़ना है, चलो आप क्रेन से उखाड़ो, कोई बात नहीं, तब भी आपको शक्ति लगेगी और वो टाइम लगेगा। एग्जैक्टली यही इस होम्योपैथी पर भी काम करता है। तो लोगों को ये इसलिए दिखाई देता है क्योंकि स्लो काम करती है, क्योंकि 80% केसेस जो हमारे पास आते हैं ना होम्योपैथ के पास में, वो बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारे पास आए रहते हैं। 20% ऐसे केसेस हैं जो चालू हुए हैं, लेकिन कई बार चालू होते ही वो एलोपैथी दवाई, वो XYZ दवाई लेके पहले से आते हो, तो वो उसलिए स्लो रहता है। लेकिन कई भी ऐसे भी ट्रीटमेंट आप कभी आओगे तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमने पेशेंट को दवाइयाँ दी है और 10 मिनट बैठाया है कि आप बैठिए, 10-15 मिनट बैठिए और मुझे आपका इफेक्ट देखना है, और आके बताते हैं कम हुआ है, इतना सीवियर पेन चल रहा है। ऐसे टाइम में हम करते भी हैं जब हमको लगता है कि हाँ मैं इसमें बहुत फास्ट रिजल्ट दे सकता हूँ, है ना, क्योंकि हम दवाई देते हैं और वेटिंग हॉल में बैठाते हैं, आप बैठिए 10-15 मिनट और आके बताइए। उसमें भी आप जानोगे कि विदिन 15 to 20 मिनट चेंज आना चालू हो जाता है। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि होम्योपैथी इस चीज पर एकदम निर्भर करती है कि स्लो करती है या फास्ट। डेफिनेटली फास्ट करती है। हमारे पास केसेस जैसे आते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो स्लो काम करेगी या फास्ट काम करेगी। अच्छा, ये क्लासिकल होम्योपैथी क्या होती है? हाँ, ये एक अच्छी चीज आपने पूछी कि क्लासिकल, देखिए ज़्यादातर सब सुनते हैं होम्योपैथी बस होती है, लेकिन क्या क्लासिकल क्या होम्योपैथी है,
तो क्लासिकल का मतलब ये होता है कि सिंपल एक समय में एक ही दवा का प्रयोग किया जाना। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, हालांकि उसका डेफिनेशन लंबा है, बट अगर एकदम सिंपल वे में समझाऊं तो एक समय में एक ही दवाई का उपयोग, ये होम्योपैथिक साइंस है, क्लासिकल होम्योपैथी का साइंस। उसको देने का तरीका है जो हमारे ऑथर, जो हमारे फाउंडर ने सिखा दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, होम्योपैथी दवाई ना की लॉक सिस्टम के ऊपर में काम करता है। की लॉक सिस्टम, इसका मतलब ये है कि आप इमेजिन करो कि आपको एक ताला दे दिया गया है और एक चाबी की गुच्छा आपको पकड़ा दिया गया है, राइट। तो आपको भी पता है ना कि उसमें एक ही ऐसी चाबी होगी जो उसको खोल सकेगी। ठीक इसी तरीके से होम्योपैथी भी होती है। अगर हमारे पास कोई पर्सन आता है, जैसे मैंने कहा कि हमने डिजीज को ट्रीट नहीं करते, मैन को ट्रीट करते हैं, उस बीमार को ठीक करते हैं, तो उस बीमार को ठीक करने के लिए भी ना हमारे पास कम से कम 1000 दवाई होगी। उस 1000 दवाई नामक चाबी से उसकी बीमारी नामक जो ताला है उसको खोलना रहता है। वो तभी होता है जब हम क्लासिकल तरीके से नहीं, क्लासिकल जैसे मैंने कहा कि एक समय में एक ही दवाई का उपयोग करना। अगर आप पेटेंट दवाइयाँ जैसे आपको बहुत सारे इसमें मिल जाएगा कि ये सिरप है, ये टॉनिक है, या इसके लिए ये बीमारी। होम्योपैथी कभी भी इस बात पर इस तरीके से नहीं दी जाती कि ये बीमारी के लिए ये दवाई है, जैसे अदर मॉडर्न ट्रीटमेंट में दिया जाता है कि सर दर्द के लिए आप ये लो, बुखार के लिए नहीं। होम्योपैथी नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं बोलती। होम्योपैथी ये मानती है, जैसे मैंने कहा, कि बीमार क्यों हुआ है उसके हिसाब से आप जाओ और वो सिंगल एक दवाई का आप चयन करो जो उस पर फिट बैठ रही है। मैंने कहा ना कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, तो एक ही सिम्टम कवर करेगा ना पूरा, एक ही दवाई में सिम्टम लिखे हुए हैं जो उसको कवर करेगा। मतलब एक ही चाबी रहेगी जिससे वो लॉक खुलेगा। तो क्लासिकल का मतलब यही हुआ कि एक तरीके से आप जितना भी सिस्टमेटिक आप पेशेंट को स्टडी करो और उसके हिसाब से सिर्फ एक दवाई आप निकालो, और उस दवाई को जब आप देते हो तो जो रूट से बीमारी ठीक होना बोलते हैं वो होता है। मतलब ये क्लासिकल एक होम्योपैथी, मतलब होम्योपैथी में हम कुछ भी ट्रीट कर सकते हैं, वो भी रूट से डेफिनेटली। ऐसा मतलब आप कैसे बोल सकते हैं, मतलब हाँ, इतना श्योरली कोई भी कैसे बोलते हैं रूट से ठीक हो जाता है? क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हम जैसे जंक फूड खा रहे हैं, तो चीजें तो वापस रिपीट आ सकती है। अगर कोई भी चीज रूट से खत्म होती है मतलब वो तो वापस भी आ सकती है ना। राइट। हाँ, तो फिर इसको कैसे बोलते हैं कि रूट से खत्म कर दिया हमने? तो रूट से खत्म करने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैंने जो एग्जांपल लिया कि अगर सर दर्द आपको हो रहा है और बार बार हो रहा है, तो देयर इज कॉज बिहाइंड इट ना, कि कुछ तो एक वजह है जिसकी वजह से। अब धुआं उठा है तो चिंगारी तो हो गई होगी, कहीं लगी होगी आग। तो रूट का मतलब ये हुआ कि फिजिकल और मेंटल किस तरीके से, ज्यादातर मेंटल प्लान किस तरीके से उसका हार्म हुआ है। तो जैसे थोड़ा देर पहले जब मैं आपको उसका माइंड चैप्टर के हिसाब से बता रहा था कि किस तरीके से माइंड में अफेक्ट पड़ता है, या माइंड का इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक किस तरीके से, तो कोई भी बीमारी जब डेवलप होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक कॉज होता है, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट हो, एंजाइटी हो, टेंशन हो। तो जब दवाई आप देते हो ना तो उससे वो लड़ने की शक्ति पैदा हो जाती है। राइट, कि अगर कोई पर्सन जिसको मैंने ट्रीट किया है और वो एक टाइम में मेरे पास में लव डिसअपॉइंटमेंट के केस में आया था, तो उसका ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद में उसने जो भी डेवलप हुआ था, डिजीज डेवलप हुआ था या सुसाइडल टेंडेंसी आ गई थी, अब मैं उसको दवाई दिया तो मैंने बेसिकली उसका फिजिकल से ज्यादा मेंटल मेकअप देखा कि किस चीज से इन्वॉल्वमेंट हुआ था। तो मैंने दवाई भी उसी तरीके से सिलेक्शन की कि उसको मेंटल वीकनेस ज्यादा है, प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो अगर मैं उसके हिसाब से दवाई दूं तो उसका विल पावर, मेंटल विल पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने उसको ठीक कर दिया, अब 6 महीने बाद में हो सकता है कि किसी के और के साथ में वो इंगेज हुआ या हुई और फिर से वहां से ब्रेकअप मिला, तो उसको पास्ट एक्सपीरियंस तो पता है कि क्या हुआ था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैंने पहले से वो एक स्ट्रांगनेस उसमें डाल दिया था, होम्योपैथी दवाई के थ्रू एक क्रिएट हो गया था कि उसको ये लॉजिक लगाने समझ में आ गया कि ये भी वैसे ही पिछले वाला जैसे निकला, तो अपन को ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो ये हुआ रूट से। आपने दोबारा आने के लिए भी उसको प्रिपेयर कर दिया कि अगर ये सेम सिचुएशन दोबारा आती है तो आपके अंदर वो डिजीज ही डेवलप ना हो। पिछली बार जब हुआ था उसको तो डिप्रेशन आ गया था, डिप्रेशन नाम की बीमारी आ गई थी,
अब दोबारा उसके बाद 6 महीने बाद सेम हुआ, तब वो डिप्रेशन में नहीं गई, नहीं जाएगी। वजह ये है कि हमने उसमें वो दवाई दे करके उसके अंदर की जो इम्यूनिटी थी उसको डेवलप कर दिया। तो वो भले थोड़ा बहुत आ सकता है, 2-4 दिन हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है कि इमोशनल पर्सन जब किसी से दूर होगा तो ये सब चीजें आएंगी, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाएगी वो। ये होता है रूट से ठीक करना। तो ये तो मेंटल पार्ट हो गया। और सपोज फिजिकल, किसी को हमने घुटने की दवाई के लिए दवाई दी, घुटने की प्रॉब्लम के लिए हमने दवाई दी। अब हमने दवाई दे करके उसको जहां से प्रॉब्लम था, जैसे मान लो अक्सर ये ऐसा होता है कि एक एज के बाद में घुटनों में पानी कम हो जाता है। एक सिंपल लैंग्वेज बोला जाता है कि घुटनों के बीच में पानी रहता है जो उसको फ्रिक्शन करने में मदद करता है। उसके कम हो जाने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है और पेन, डिफरेंट काइंड ऑफ बीमारी उसमें चालू हो जाती है, जिसमें मोस्टली पेन और स्वेलिंग है ना। अब मैंने दवाई दी और अगर मैं उसको रूट से ठीक किया, अब रूट फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा कि इसको घुटना में दर्द कब चालू हुआ तो उस समय उसका माइंड स्टेट कैसा था, क्या चीजें थी जिसके कारण उसके अंदर बीमारी दर गई। अगर मैं उसके हिसाब से दवाई दिया और उसको मैंने हील भी कर दिया, और ऐसा होता है, देखा गया है कि जब भी आप रूट से ट्रीटमेंट देते हो तो सारी चीजें ठीक होनी चालू हो जाती, तो उसका वो पानी भी बनना चालू हो गया घुटने में, है ना। अब एक एज के बाद में कुछ कुछ बीमारियां होती है जो हर चीज ठीक नहीं कर सकती, कोई भी पैथी ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि एक एज लिमिट है। अगर 80 साल का अगर कोई आएगा और उसमें पानी बना दो बोलोगे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन उस बीमारी के रहते उसको इजी लाइफ कैसे जीना है वो होम्योपैथी कर सकता है। तो रूट की से ठीक करना इन द सेंस ये होता है कि एक तो वापस अगर वो सिचुएशन आता है तो उस बीमारी से आप ना जूझे। हो सकता है कि आपको घुटना दर्द होना था सेम सिचुएशन में, हो सकता है कि आपको जस्ट एक हेडेक आकर के चला गया, तो बेसिकली आपने एक डिफेंसिव शील्ड बना लिया। वो भी डिपेंड करता है कि वो जो इफेक्ट आपके ऊपर में आ रहा है। अगर दो इंसिडेंट मैं आपको, दो सिचुएशन देता हूँ कि एक करोड़ अरबपति इंसान है और वो रास्ते से चल रहा है और उसका 5,000 गिर गया कहीं पे, राइट, और ठीक उसके पीछे पीछे या उसके आगे आगे एक रिक्शा जो चलाता है या जो हर दिन काम करके वो पैसा जमा करता है और उसके जेब से 5,000 गिर गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं पूछूंगा कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा 5,000 गिरने से, रिक्शे वाले को, क्योंकि वो पूरी मेहनत करके उतना कमाया है। वो एक दिन भी नहीं, हो सकता है 4 महीने 6 महीने की उसकी कमाई हो, तो उसको ज्यादा असर पड़ेगा ना। अरबपति है, उसके 5 क्या, वो 10,000 भी गिर जाएगा तो वो झुकेगा नहीं। अगर अंबानी के पेट से, अगर जेब से अगर 5,000 गिर जाए तो वो कौन उठाएगा, देख उठा के दे दे, ये रख ले तू, बोल सकता है वो, उसको नहीं। हाँ, लेकिन उसका 5 करोड़ अगर चला गया ना तब उसको वो अफेक्ट में आएगा। तो इसी तरीके से ये बताना, ये एग्जांपल मैं इसलिए लिया कि आपको कौन सी बीमारी होती है, ये डिपेंड ये भी करता है कि आप पर जो आफत जिसकी वजह से चालू हुआ है वो क्या है। क्या वो एक रिक्शा चालक का 5,000, क्योंकि रिक्शा चालक के लिए 5,000 बहुत बड़ी चीज है, तो आप, और जब परिस्थिति आपके पास आती है, जैसे इस लड़की की बात हमने किया, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव है, तो उस डिसअपॉइंटमेंट का जो इफेक्ट है, क्या वो करोड़पति की तरह ले रहा है, अरबपति की तरह ले रहा है, या रिक्शा चालक की तरह, वो उस पर डिपेंड करता है। दवाई दे करके हो सकता है कि वो रिक्शा चालक को मैं करोड़पति जैसा एक हार्टेड कर दूं कि भाई गिर जा, होता है, सबके साथ में होता है, सबका ब्रेकअप होता है, ये नहीं तो कोई और सही यार, और नहीं है तो किसी के साथ जो हस्बैंड आएगा उससे प्यार ले लेंगे, वो नहीं तो क्या हुआ, मम्मी पापा तो है ना, ये स्थिति आ सकती है। तो ये भी है रूट से ठीक करना। ओके, आपसे बातों में मैं एकदम डूब गया था कि मैं एक सवाल पूछना भूल गया। वो लड़की ने जो रोया, आपने जो कहा वो रात भर रोई, नेक्स्ट डे उसको बहुत हल्का लगा, वो इफेक्ट जो था, आप क्योंकि मुझे पता है आप काउंसलिंग करते हैं बहुत अच्छे से, पहले मतलब जड़ से जानने की कोशिश करते हैं कि वो आया कैसे, बीमारी आई कैसे, फिर उसके बाद आप कुछ उनका मेडिसिन देते। तो आपने उस लड़की को जो दिया, दवाई का असर था कि वो आपके, मतलब वो जो रोई इतना ज्यादा, वो दवाई के ही कारण उसने रोया अगले दिन? ओके, तो वो वजह ये थी। इसके पहले मैं जो
कप में पानी होने का जो एग्जांपल आपको इसीलिए दिया दी कि अगर मैं सिर्फ वो काउंसलिंग से अगर हुआ रहता ना तो वो पहले से भरी हुई थी, मैं काउंसलिंग करके और क्या डाल सकता था। सिर्फ काउंसलिंग करने ऐसे वाले लोग जो पहले से इतने भरे हुए रहते ना वो कान से सुनते भी नहीं। आप समझाते रहो, आप काउंसलिंग करते रहो 1.5 घंटा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनके ऊपर। होम्योपैथी देने से क्या हुआ कि सबसे पहले जगह बना, वो पानी थोड़ा कम हुआ, या वो एक जगह बना जिससे आपका बताई हुई बातें उसके दिमाग में भरना चालू हो। वो रोई इसलिए, उसकी भी वजह, बहुत अच्छा आपने वो क्वेश्चन किया। जब भी मेरे दिमाग में भी ये आया कि आप रोए क्यों फिर, तो उसने क्या कहा कि रोई इसलिए क्योंकि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी कि मैं एक लड़के के पीछे इतना पागलपन थी। तो ये क्या है, ये आपके अंदर का अवेयरनेस है। वो इसलिए नहीं रोई कि वो छूट रहा है, वो इसलिए रोई कि मैं कितनी बड़ी पागल थी। तो खुशी के आंसू और एक अवेयरनेस के भी आंसू होता है, तो उसके लिए ये अवेयरनेस के आंसू थे, दुख वाले नहीं थे। क्योंकि अगर वो दुख वाले रहते ना तो शायद अगले दिन वो ये नहीं बोलती कि मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। और आज भी वो बिंदासी से बढ़िया पढ़ाई कर रही है, सब कर रही है। मतलब क्या हुआ कि आपने वो पहले तो दवाई ने उसके दिमाग में जो भरा था उस कचरे को पहले बाहर किया, फिर हमने जो बताया था, अब उसके बाद काउंसलिंग फिर काम करती है। तो मैंने उसको काउंसलिंग शुरू में नहीं दिया, तो थोड़ा बहुत बोलना था, वो बोलते भी है, समझाना हमारा काम है, क्योंकि ट्राई करते हैं कि शायद कुछ घुस जाए, थोड़ा बहुत बाकी हो जगह, थोड़ा बहुत काम आ जाए, बाकी होम्योपैथी कर देती है। अब ऐसा है ना कि मैंने अगर आपको कुछ अभी बोला है, जैसे हम दोनों की अभी बातचीत हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है कि होम्योपैथी के जानते भी नहीं थे कि ऐसा कुछ होता भी है, ऐसा भी है ना, तो आपके दिमाग में छप जाती है वो, चाहे 5 साल 10 साल या 1 घंटे 4 घंटे के लिए। अब मैंने उसको काउंसलिंग दिया, उसके दिमाग में कुछ नहीं भरा, मान लो की बात, बट दवाई जैसे ही गया वो उसका दिमाग खाली हुआ, दिमाग का जितना कचरा था बाहर हुआ। अब उसके दिमाग में जो मैं उससे काउंसलिंग किया था, अब उसके अंदर में घुसने लगी, हाँ सर ने सही चीज बोली थी। कई बार ऐसा सुनने में आता है ना, बोलते कि हाँ आपने वो चीज बोली थी ना, अब मुझे समझ में आया है। अब कब समझ में आया, जब आपका दिमाग खाली हुआ। तो इस तरीके से वो काउंसलिंग भी इस तरीके से अफेक्ट करता है। बेसिकली वो दवाई से मतलब हम मतलब मनुष्य के दिमाग में जो इमोशंस बातें होते हैं उसको भी हम कम कर सकते हैं, मतलब इतना इफेक्टिव होता है ये दवाई। डेफिनेटली कम कर सकते हैं। कम इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा हुआ था ना। होम्योपैथी सिर्फ क्या करती है, नॉर्मलाइज करती है किसी भी चीज को, चाहे वो बीमारी हो या इमोशन हो, एनीथिंग। वो जो पहले बैलेंस कर ले रहा था बॉडी, जैसे अभी कुछ भी हुआ तो आप अब स्थिर हो, आपकी बुद्धि स्थिर है, आप शांत मन से हो, और कुछ होता है तो आप सोच सकते हो। मान लो अभी चल रहे थे, आपका मोबाइल गिर गया, 60,000 का मोबाइल है, गिर गया, तो अगर आप स्थिर हो तो समझोगे कि ठीक है गिर गया यार, है तो चलो ठीक है, इससे 1.5 लाख वाला ले लेंगे, उसमें क्या है, आप ये सोचोगे। अगर आप टेंशन में हो, आपका पैसा कहीं फंसा था, आप टेंशन में हो और वो मोबाइल गिर गया, पता है कि 30,000 का मोबाइल है, 15,000 का मोबाइल, बट आपको गुस्सा आएगा उसके ऊपर में, ये क्या है, ये इतना खर्चा कम था जो एक और खर्चा बढ़ गया, जबकि 3 गुना ज्यादा आप उससे महंगी आप फोन ले सकते हो। तो बेसिकली क्या होगा कि वो जो माइंड सेट है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कैसा इन्फ्लुएंस है। ओके, समझ गया। तो ये क्या मैं बोल सकता हूँ, हमारे जो मतलब जो दवाइयाँ हैं वो हमारे हार्मोनल उसमें काम करती है, इमोशंस को कम करने के लिए, वो बातें को निकालने के लिए। इसका आंसर ये है कि होम्योपैथी दवाई ना जाकर के सेंटर माइंड में, क्योंकि कंट्रोल करने वाला माइंड है। आपको अगर मैं चिमटी काटूं तो आपको पता कैसे चला कि यहाँ पे कुछ चिमटी काटा जा रहा है, न्यूरॉन्स के द्वारा। और वो न्यूरॉन्स कहाँ से जाकर के कांटेक्ट कर रहा है, आपके ब्रेन में, कि यहाँ पे किसी ने कुछ ऐसा किया है जो दर्द हो रहा है, राइट। तो हर चीजें, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट ब्रेन से कंट्रोल्ड है, वो आपको भी पता है। तो मैं कुछ दवाइयाँ, होम्योपैथी दवाइयाँ बोलते हैं ना, होम्योपैथी इम्यूनिटी बूस्ट करते थे। इम्यूनिटी मतलब क्या है कि आपकी जा करके दवाइयाँ जा करके ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिवेट करती है जहां पर जो संबंधित है उसको रिपेयर करने में। ओके, इसीलिए बोलते हैं हम कि एक साथ बहुत सारी तकलीफों का जड़ से इलाज कर सकते हैं और एक ही दवाई से कर सकते हैं। तो एक ही दवाई से मतलब क्या है कि एक दवाई मैंने दी, वहां पर ब्रेन में जाकर के उस जगह को एक्टिवेट किया जहां पर
रिपेयर का सिग्नल जाता है। ओके। सो ये जो दवाइयाँ होती है ये आप खुद प्रिपेयर करते हैं कि आप भी कहीं से ये करते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं? हाँ, नहीं, प्रिपेयर तो करते नहीं हैं। अभी तो एडवांस टाइम है तो सारी चीज़ें बनी हुई हमारे पास अवेलेबल होती है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब नहीं रहती थी तो उसको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ना? उसके थ्रू बना करके तैयार किया जाता था। अभी ऐसा होता है कि कभी ऐसा हुआ कि अभी कुछ सालों में एक आध बार ऐसा लगा कि एक दवाई नहीं है तो उसको प्रिपेयर कर लें, या वो पावर नहीं है उसको प्रिपेयर कर लें, क्योंकि हमको फार्मेकोलॉजी की भी हमको बताया जाता है कि फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी, उसमें भी पढ़ाया जाता है कि आपको मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके की क्वांटिटी लेनी है। वो करते हैं, लेकिन कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मोस्टली अभी इतने ज़्यादा एडवांस हो चुका है पूरा मार्केट, तो हर चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, तो बनाने वाला कुछ ऐसा होम्योपैथी में है नहीं। सब अवेलेबल हो जाती है, सब अवेलेबल हो जाती है। ऐसा इसमें मतलब जब कोई लेता है होम्योपैथी उसमें कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शन रहता है कि सब कुछ ले सकते हैं? विशेषता मेरे ट्रीटमेंट में आप जानते हो दीप, कि मैं रिस्ट्रिक्शन बहुत कम करता हूँ। पहले के लोग ऐसा होता था कि आपको प्याज नहीं खाना है, आपको सेंटेड वाली चीज़ों से दूर रहना है, कपूर नहीं जलाना है, और खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। तो पहले क्या रहता था ना कि पहले की जो बॉडी थी हमारी, आज से 20 साल 25 साल भी देखो, जब आपके मम्मी पापा के टाइम या वो जब बच्चे थे उस टाइम में, कि उनकी बॉडी प्योर रहती थी। प्योर मतलब वो कभी पिज्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें खाते नहीं थे, कभी कोई फैटी चीज़ें ऐसी चीज़ नहीं खाते थे। हर चीज़ खाते थे, वो ज़्यादातर वेजिटेबल्स इस्तेमाल होता था, तो उनकी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वैसे ही कम रहते थे। तो कुछ भी छोटा मोटा भी ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज़ आता था ना तो उसका रिएक्ट कर जाता था। जैसे कई लोग आप सुनोगे कि बहुत जो दादी नानी है उस एज के लोग आज भी प्याज और लहसुन नहीं खाते, कई लोग, मैक्सिमम लोग नहीं खाते। तो किसी किसी को वो सेंसिटिविटी रहती है ना। लेकिन आज का जो टाइम है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट भी वैसे ही आ रहे हैं कि इतना ज़्यादा डेंस स्थिति में डैमेज रहते हैं, दिखेंगे बढ़िया लेकिन अंदर से सब गड़बड़ हिला हुआ रहता है, और इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज आ गई है ना। आजकल वेजिटेबल्स कम हो गए हैं और फास्ट फूड जैसी चीज़ें, ऑयली फूड इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब किसी को लहसुन के खाने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना तो ऐसे ही संभाल लेता है, क्योंकि 10 बार लहसुन, हजारों बार, लाखों बार वो लहसुन खा चुका होता है। तो अब वो सिस्टम नहीं है कि होम्योपैथी अगर आप ले रहे हो तो आपको प्याज लहसुन छोड़ना है, स्मेल वाली चीज़ों से दूर रहना है, डीओ नहीं लगाना है, परफ्यूम, ये सब चीज़ अब कुछ नहीं है। अभी का इतना डायनेमिक हो गया है कि आप दवाई दो और बस वो अपना काम चालू कर देती है। हाँ, कहीं पर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है कि कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। कई बार तो मैंने खुद ऐसा एक्सपीरियंस करके देखा है कि दवाइयाँ, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं, वो मैं कभी भी किसी को बोलता हूँ कि आपको डाइट रेस्ट्रिक्शन करना है, तो पहले तो ये देखता हूँ कि आपकी परेशानी में क्या चीज़ है जो आपको रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए। होम्योपैथी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एकदम क्लियर कट मैं बोल दूँ कि आप लोग, अगर आपके दर्शक अगर ये देख भी रहे हैं और होम्योपैथी लेते हैं, तो ये सीधा सीधा समझ लें कि होम्योपैथी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर कर दूँ कि होम्योपैथी लेते वक्त अगर होम्योपैथिक दवाई से इफेक्ट जो पड़ सकती है वो कॉफ़ी है जो थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल सकता है। अब ये थोड़ा बहुत मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप डेली कंज्यूमर हैं, आप डेली कंज्यूम करने वाले हैं कॉफ़ी के, तो वो आप दवाई के साथ वो कॉफ़ी ले सकते हैं। लेकिन आप कभी कभी लेते हो, क्योंकि कॉफ़ी ना इतना स्ट्रांग होता है और क्रूड से बना रहता है। हमारी जो उपयोग होता है, नट्स जो उसमें इस्तेमाल होता है, वो क्रूड से बनता है, और वो इतना स्ट्रांग होता है कि कभी कभी होम्योपैथिक दवाई का एक्शन को स्लो कर देती है। इसलिए बोलते हैं कि कॉफ़ी आप मत लो। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखने से अच्छा सीधा बोल दो भाई कि आप कॉफ़ी मत लो, बस उतना ही बोलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में अगर आपको बोला जा रहा है कि इमली नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, ये नहीं खाना, आज की डेट में होम्योपैथी भी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये सब चीज मायने नहीं रखती। सब कुछ मायने आपको ध्यान रखना है। डेफिनेटली मैं भी बोलता हूँ, अगर रेस्ट्रिक्शन बोलता हूँ तो वैसे ही बोलता हूँ कि आपकी बीमारी के हिसाब से आपको कैसा रेस्ट्रिक्शन रखना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटीज है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऐसी चीज, शुगर रिलेटेड चीजें कम खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए जिससे ग्लूकोज बढ़ता है। अगर आपको बीपी की शिकायत है तो नमक कम खाइए। होम्योपैथी में विशेष कुछ परहेज नहीं है, तो डाइट रेस्ट्रिक्शन माने रखता है डेफिनेटली, लेकिन आपकी बीमारी कैसी है उसके हिसाब से माने रखता है।
ओके। जिसमें लेवल नहीं कर सकते कि होम्योपैथी लेना है तो आपको बहुत सारा डाइट रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, ये गलत है। मैंने तो एटलीस्ट अभी 12 सालों में मैंने किसी को नहीं बोला कि आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना। बहुत सारे डॉक्टर लिस्ट पकड़ा देते हैं कि आप ये चीज़ खाना है और ये चीज़ नहीं खाना है। ये गलत है। आपकी अगर होम्योपैथी काम करेगी ना, तो आप कितना भी चीज़ खा लो वो आपको ठीक करेगी। अच्छा। तो ऐसा केसेस आपके सामने कभी आया है कि मेडिसिन से उसकी स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई है, हम्म। या अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना चाहिए? अगर ऐसा हुआ, मतलब कभी आपके किसी पेशेंट का ऐसा हुआ है कि कुछ दवाई का कुछ ऐसा असर कर गया है, कुछ साइड इफेक्ट हो गया है? होम्योपैथिक टर्मिनोलॉजी में ना इसको होम्योपैथिक और मेडिसिनल एग्रावेशन बोलते हैं। होम्योपैथिक एग्रावेशन और मेडिसिनल एग्रावेशन। मेरे 12 सालों के कैरियर में ना होम्योपैथी जब से मैं कर रहा हूँ तो एक ही 2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी कि होम्योपैथी देने के बाद में एकदम से बढ़ गया है। क्योंकि कभी कभी होता है आप कितना भी सोच लेते हो एग्जैक्ट फिट नहीं बैठ पाती उसकी पावर है। तो हुआ है मेरे साथ में भी, बट 12 साल में एक ही 2 बार ऐसा हुआ है। हाँ। एक तो वो चीज है। दूसरी चीज की अगर मुझे पता है कि ये बीमारी इस तरीके से रिएक्ट कर सकती है तो मैं उसको उसी तरीके से डील करता हूँ। तो ये जो चीज है ना कि बढ़ा देती है, कम करती है या रिएक्शन करी नहीं करी, है ना, तो उसके ऊपर में हमको ये एक होम्योपैथ को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से, एक तो दवाई का एप्लीकेशन आप कैसे करो, दवाई आप किस तरीके से दे रहे हो, किस पावर में दे रहे हो, उसके हिसाब से ऐसा होता है कि कोई चीज़ बढ़ रही है घट रही है। जैसे मैंने कहा कि मेरे से भी बढ़ा है, नहीं बढ़ा है उस बात में। ऐसे समय में पेशेंट को क्या करना चाहिए, अपने उस होम्योपैथ के ऊपर बहुत भरोसा रखना चाहिए कि जो चीज़ अगर आपको मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा बढ़ता है तो लोग होम्योपैथ को छोड़ के फिर चले जाते हैं, आइदर दूसरे होम्योपैथ के पास चले जाएंगे या फिर से वापस दूसरे मॉडर्न ट्रीटमेंट में चले जाते हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस दवाई से लेने के बाद में इफेक्ट आया है वही उसको ठीक कर पाएगा। तो उसको थोड़ा समय देना चाहिए, बेसिकली बोलने का मतलब। अच्छा, जो होम्योपैथिक मेडिसिन होता है सर, ये प्रेगनेंसी वुमेन्स एंड बच्चों इनके लिए रिकमेंडेड है, मतलब दिया जा सकता है इनको? बिल्कुल दिया जा सकता है और बहुत ही सेफ तरीके से दिया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि होम्योपैथी आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर में वर्क करती है। तो इम्यून सिस्टम ऐसे समय में जब प्रेगनेंसी रहती है तो उस समय इम्यून बूस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इस चीज़ से आप गुजरे हैं, आप देखें अपनी वाइफ को कि जब भी प्रेगनेंसी होती है, जब भी किसी भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको और बहुत सारी मल्टीविटामिन आयरन टेबलेट इसलिए दी जाती है ताकि वो उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखे। कमियां हो जाती है कुछ चीज़ों की, इंग्रेडिएंट्स की शरीर के अंदर, उसको वो फुलफिल करे ताकि उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो। तो होम्योपैथी देने से इन जनरल सारी चीज़ों में, चाहे वो प्रेगनेंसी हो या नॉन प्रेगनेंसी हो, किसी भी बीमारी के लिए, सर्दी सी छोटी सी सर्दी खांसी के लिए ही क्यों ना हो, दवाइयाँ बेसिकली इम्यून को बूस्ट करती है और वो बूस्ट इम्यूनिटी फिर उस जगह को रिपेयर करती है, ठीक करती है। सर्दी आ रही है, राइनाइटिस हो रहा है तो उसको ठीक करती है। तो इसी तरीके से प्रेगनेंसी में भी जहाँ जहाँ जिस चीज़ों की जरूरत पड़ती है, अगर आयरन की कमी हो रही है तो आयरन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, कैल्शियम की कमी हो रही है तो कैल्शियम का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और अन्य जो बीमारियां होती हैं, जैसे मोस्टली सर्दी होना एकदम कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग मिड प्रेगनेंसी दौरान में, जो सेकंड ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं, उस समय सर्दी का होना एकदम कॉमन सी बात है। कई लोग को फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ में या सेकंड 3 मंथ्स में इसमें सर्दी होती ही है। तो ऐसे समय में ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है होम्योपैथी, क्योंकि वो किसी तरीके कोई नुकसान करती भी नहीं है और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। तो डेफिनेटली सेफ है प्रेगनेंसी में। एज वेल एज बच्चों के हिसाब से भी देखें तो बच्चों की सेंसिटिविटी और रिएक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी हो सकती है कम हो जाती है अगर एक समय में, तो उसको भी दवाइयाँ जब दिया जाता है तो एक तो क्योंकि बच्चे सेंसिटिव बहुत होते हैं फिजिकली मेंटली, तो दवाइयाँ भी ना उस पर बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत जल्दी काम करती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो होम्योपैथ के पास केसेस आते हैं वो बच्चों के और फीमेल के होते हैं। ज़्यादातर डिजीज जो डील होती है फीमेल के और बच्चों के सबसे ज़्यादा होते हैं। वजह यह है कि एक तो बच्चे चाहे नॉन वर्बल हो, 1-2 महीने, है ना, न्यू बॉर्न जस्ट बॉर्न हुए हैं, उनसे स्टार्ट होकर के जो बच्चे
जिस दूसरी तीसरी ऐसे पढ़ रहे हैं या 5-6 साल के, उनको एक तो खाने में जो लोग समझते हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो समझ रहे हैं, तो उनको खाने में ईजी होता है, उनको कड़वी दवाई नहीं खानी पड़ती, एक तो वो अच्छी चीज़ उनके लिए हो जाती। दूसरी चीज़ की बेसिक इम्यूनिटी को बूस्ट करना चालू वो कर देता है, और विशेषता ऐसे समय में जब वो ग्रोइंग एज हो, और उस समय बॉडी के साथ माइंड के साथ में आपका इम्यून सिस्टम जब बूस्ट होने लग जाता है, उसका असर फिर आगे चल के भी देखने को मिलता है। तो होम्योपैथी बच्चों में तो बहुत अच्छे से कारगर है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी बच्चे की इम्यूनिटी कैसी है, वही तय करता है कि हो सकता है आगे वाले समय में क्या बीमारी हो सकती है, किस चीज़ से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। अगर आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो शायद तक वो बीमारी जो होने वाला हो, बोलते हैं ना कि जेनेटिक बीमारियां का तलवार लटकते रहता है हर एक पर्सन के ऊपर में, कि मेरे जनरेशन में अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो मेरे सर के ऊपर में भी कहीं ना कहीं एक तलवार लटकी हुई है जेनेटिक डिजीज होने के, है ना। या जो परंपरागत जो बीमारियां आती थी, जैसे शुगर, थायराइड, बीपी को कॉमन बोला जाता है कि वो होता है और परंपरा चलता है। तो ऐसे भी पेशेंट जो बचपन से ही अगर उनको दिया जाए, तो भी ये देखा गया है कि इस टाइप की जो जनरेशन में चल रही है बीमारी, वो भी नहीं होती, क्रॉस कर जाती है उससे। ओके। तो होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा यूज़ ज़्यादातर बच्चों में और प्रेगनेंसी के दौरान में उपयोग किया जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से और सेफ है ये। ओके। तो होम्योपैथिक मेडिसिन को हम ऑर्डिनरी ड्रग के साथ भी दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट आते हैं और बिना बताए हम होम्योपैथी ले रहे हैं तो इसको बंद कर देते हैं, ऐसा होता है। जो लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते तो उनके लिए, तो उनको मैं बता दूं कि डेफिनेटली दोनों दवाइयाँ एक साथ चल सकती है, क्योंकि दोनों का एक्ट करने का सिस्टम ही अलग है। जो ऑर्डिनरी जो अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट की दवाइयाँ हैं, वो सीधा सीधा ऑर्गन पर जाके करेंगी। अगर जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल लो कि अब बीपी की दवाई अगर कोई ले रहा है, तो बीपी की दवाई मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो दवाई जा करके उसके उसके जो जिसमें ब्लड बह रहा है उन नलियों को वो फैला देता है, बस उतना ही काम करता है। तो जब जब आप दवाई लेते रहोगे वो फैला के रखेगा, तो बीपी कम रहेगा, कंट्रोल्ड रहेगा। जैसे आपने लेना बंद कर दिया तो फिर वापस सिकुड़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि टेंडेंसी है वो नसों की, जो धमनियां है उसकी टेंडेंसी है सिकुड़ने की, तो फिर से वापस बीपी बढ़ जाता है। होम्योपैथी लेने से क्या होता है कि पहले तो कर लेता था ना, जैसे मान लो किसी पर्सन को 40 साल का होने के बाद में बीपी को पता चला, तो 40 साल के होने से पहले तक तो वो कंट्रोल कर लेता था ना, चाहे स्ट्रेस सिचुएशन हो। एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ फ्रेम में कोई आ रहा है, अगर कोई टेंशन में है तो बीपी बढ़ना लाजमी, बट उसको कंट्रोल करके नॉर्मलाइज कर लेता था। अब ऐसा हो रहा है कि उसकी दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, अदर होम्योपैथी या एनीथिंग। दैट मीन कि वो बीमार हुआ है, कि कायदे से उसकी बॉडी, उसका इम्यून सिस्टम वो जो बीपी बढ़ा है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो टैबलेट दे देते हैं, वो दवाई दी आपने, होम्योपैथी दवाई दी, तो होम्योपैथी से ये होता है कि वो नेचुरल तरीके से उसको करना चालू कर देता है ना, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। और टैबलेट क्या कर रही है, टैबलेट उसको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए फैला दे रही है उसकी नसों को, ताकि इजी गोइंग रहे ब्लड को। जब इजी ब्लड जाएगा तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी मेंटेन रहेगा, है ना। तो इसी तरीके से होम्योपैथी और एलोपैथी, अभी होम्योपैथी दे रहे हैं और उसी को मान लो उसी चीज के लिए एलोपैथी भी दे रहे हैं, ये किसी भी तरीके का एक टैबलेट आप उसको दे रहे हो, तो दोनों अपना अपना काम करेगा। एक तो उसको संभाल के रखा है, मतलब बेसिकली अगर आप उसको टैबलेट दे रहे हो तो आप उसको बैसाखी पकड़ा रहे हो, कि आप बैसाखी पकड़ के चलो, जिस दिन आप बैसाखी हटा जाओगे आप गिर जाओगे। होम्योपैथी क्या करता है, उसको वो बैसाखी को सबसे पहले तो हटाएगा, पहली बार। दूसरा बात, उसको चलना सिखाएगा कि बिना बैसाखी के आप कैसे चल सकते हो, क्योंकि आप पहले चलते थे। तो वापस जो रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ है, कि पहले जैसा था वैसे वापस उस स्टेट में लाना, ये होम्योपैथी करती है। तो दोनों दवाइयाँ डेफिनेटली ले सकते हैं, और एक टाइम के बाद में अगर आप होम्योपैथी दवाई ले रहे हो और आपका होम्योपैथ चाहता है, तो एलोपैथी दवाई जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम बीपी के लिए, बीपी, शुगर, थायराइड, ये एकदम कॉमन फैशन की तरह आ गया आजकल लोगों में। अच्छा तुमको बीपी है? नहीं नहीं मेरे को तो थायराइड है। बताते ऐसा है कि बहुत फैशन वाली चीज़ है कि हमारे अंदर में, ऑल्दो सफ़र करते रहते हैं बट बताते ऐसा ही है ना। तो वो फैशन से
अगर छुटकारा चाहिए तो आपको बस ये करना है कि आपके अपने डॉक्टर को बोलिए, होम्योपैथ है तो उसको बोलिए कि धीरे धीरे, और अगर आपका होम्योपैथ जनरली आपको वो ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो वैसा ही करेगा कि आपकी वो जो टैबलेट है चल रही है उसको धीरे धीरे टैपर डाउन करेगा और अपनी होम्योपैथिक इफेक्ट से उसको वो कंट्रोल करना सिखाएगा। तो बेसिकली उसको सही तरीके से चलना कैसे है, बॉडी को जो पहले चल रहा था उसको याद दिलाता है और उसको ठीक से चलना सिखाता है। तो दोनों टैबलेट बिल्कुल साथ में ली जा सकती है, कोई तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। मना उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो अननेसेसरी है, हमको लगता है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट आते हैं और बताते हैं कि भाई हमको थायराइड है। हम पूछते हैं कि आप थायराइड की जो दवाइयाँ ले रहे हैं कितने mg की ले रहे हैं, वो बोलते हैं कि हम 25 mg ले रहे हैं, 150 mg ले रहे हैं। और हम देखते हैं कि उसका रिपोर्ट क्या बोलता है। उसका रिपोर्ट अगर उसका मैक्सिमम रेंज 5.5 है, मान लो TSH की बात कर रहे हैं, तो जो रेशियो रहता है तो उसमें मैक्सिमम रेंज 5.5 है और पेशेंट का जब भी वो टेस्ट कराता है 5.5 से 6 आ जा रहा है, थोड़ा सा 7 आ जा रहा है, तो भी उसको 150 mg की दवाइयाँ चलती रहती है। 150 mg क्या होता है, 2.5 से अगर स्टार्ट हो रहा है और 150 mg, तो कई लोग अननोनली वो चीज़ लेते रहते हैं, है ना। हालांकि बहुत से डॉक्टर ऐसा करते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है, सुनने में भी आया है मेरे को कि उसको कायदे से 2.5 की जरूरत थी, 150 चालू हो गया। तो वैसा भी होता है, तो उसको हम देखते हैं और होम्योपैथ ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि भाई आपको इतने लेने की जरूरत नहीं है, आप लो लेकिन कम लो, बट वो प्रॉपर निगरानी रख के ही टैपर डाउन किया जाता है। तो होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों साथ में ले सकते हैं, बस हमको नज़र रखना है कि कब उसको हटाना पड़ेगा। इसीलिए तो इसका ट्रीटमेंट जानवरों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है होम्योपैथी में ना। जानवरों का ट्रीटमेंट भी डेफिनेटली होता है, इसमें हमारे में भी वेटनरी से रिलेटेड मेडिसिन है। बेसिकली होम्योपैथी सिम्टम बेस्ड है, फिजिकल सिम्टम, मेंटल सिम्टम। तो जानवरों में भी वो जब हम समझे ना, जैसे अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है, सपोज कैट है या डॉग है, तो आप कहीं ना कहीं वो समझते हो कि वो भी चीज़ों को फील करता है और रिएक्ट करते हैं। खास करके कुत्ते, जो डॉग की फैमिली जो डोमेस्टिक है, वो लोग वैसे ही रिएक्ट करते हैं। इवन बाहर के भी रोड साइड वाले जो डॉग हैं वो भी रिएक्ट करते हैं। आपको उसको पता है कि आप कितना समय आते हो, आप सीटी बजाओगे तो उसके लिए खाना आ रहा है, आप सीटी बजा रहे हो, खाना नहीं आया तो फिर उस डिसअपॉइंट दिखते हैं, उसके चेहरों से समझ में आता है। घरेलू हैं अगर कुत्ते हैं तो उनको भी कई बार आप देखो कि रोते हुए पाओगे बहुत ज़्यादा, है ना। तो ऐसे ही सिम्टम हम ऑब्जर्व करते हैं। एक होम्योपैथ किसी भी, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एनिमल ही नहीं, आप प्लांट को भी ट्रीटमेंट दे सकते हो। आपको जान के यहाँ हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे होम्योपैथ हैं और बहुत बार रिसर्च में पाया भी गया है, बहुत सारे टेलीविजन में अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट से ये खबर आई है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है प्लांट्स को। तो उसका चुनाव भी किया जाता है, बस देखने का तरीका, नज़रिया आपको होना चाहिए कि आप किस तरीके से देखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि एनिमल को मैंने कैसे ट्रीट किया था। एक बार एक क्लिनिक में मेरा एक दूध वाला जो अक्सर मेरे बगल में देने के लिए, दूध देने के लिए आता था, वो एक दिन अचानक से क्लिनिक पे आया और बोले कि सर आपके पास में मेरी भैंस जो है वो बीमार है, उसके लिए दवाई है क्या? क्योंकि मैंने सुना है कि होम्योपैथी उसको भी देते हैं। तो मैंने उसको जैसे पूछा कि क्या तकलीफ हो रही है, तो उसने बताया कि उस भैंस की जो बच्ची थी उसको 3 दिन से यूरिन पास नहीं हुआ था, मोशन भी नहीं हुआ था, तो पेट एकदम फूल गया था। ओके। तो अब आप समझोगे कि भाई बताने वाला पर्सन एक इंसान है तो वो बता देगा मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। अब आप उस भैंस के बच्चे से कैसे पूछोगे? बट मैंने कहा ना कि नज़रिए की बात है, आपकी नज़र क्या ढूंढ सकती है, उसमें क्या चेंजेस आए। तो मैंने वो ऑब्जर्व करने वाला भी, वो एक वाला है, वो अपना दूध बेचने वाला है, राइट। तो वो भी कितना ऑब्जर्व करेगा, लेकिन वो ऑब्जर्व करते हैं, हम पूछते नहीं हैं। मैंने उसको सिर्फ यही चीज़ पूछा कि अभी जब से ये 3 दिन से ये अगर यूरिन नहीं किया है, अगर वो स्टूल पास नहीं किया है, तो उसके ओवरऑल क्या समझ में आया है, 3 दिन में क्या बदला है उसके अंदर में। क्योंकि नेचर तो सब में होता है, चाहे एक डॉग की बात करें, भैंस के बच्चे की बात करें, किसी की भी।
है ना, क्योंकि एक भैंस सीधा सीधा जाएगा, आप उसके बगल से निकल जाओ, कुछ नहीं करेगा। वही दूसरा भैंस जाकर आपको सिंग मारने की कोशिश करे, दैट मीन की डिफरेंस है ना। वो भैंस जो आपको क्रॉस करने दिया वो इरिटेटिव नहीं हो सकता, नहीं होगा। वो जो आपको मार रहा है वो हो सकता है गुस्सैल होगा, तो उसके भी अंदर भी नेचर है। तो मैंने उसको पूछा कि इस 3 दिन में उसके नेचर में क्या बदलाव है, तो वो लिटरली सुन के हंसा कि इसका क्या नेचर बताऊंगा। मैं बोला बस इतना ही बताओ कि 3 दिन पहले कैसा ओवरऑल, जब भी आप उसको दूध पिलाने ले जा रहे हो, खाना खिलाने ले जा रहे हो, या फिर उसको उसके साथ पास जा रहे हो, तो उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, वो क्या करता है। तो उसको थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ ये तो कुछ गड़बड़ हुआ है। तो जस्ट बोला कि ये पहले ना कभी भी मुझे नहीं मारता था, क्योंकि मैं ही इसको ले जाके दूध पिलाने वाला हूँ, ये मुझे मारने लग गया है छोटा सा, लेकिन मुझे वो अपने सिंग से मारने की, अब सिंग तो भी नहीं निकला था बट मारने की कोशिश करता है। और जब भी उसके पास में जाऊँ छूने के लिए कि उसको भी चलो अब बछड़े है, अभी नहीं यूरिन नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, तो कुछ खिला पिला दूँ कि पिलाऊँ कि नहीं कर, तो वो मारने के साथ साथ में वो चिड़चिड़ाहट उसके उसमें दिखती है कि मेरे पास मत आओ। शायद तक वो ये बोल रहा हो कि मैं वैसे ही परेशान हूँ और तुम मुझे यहाँ ले जा रहे हो, वहाँ ले जा रहे हो। तो मैंने उस बेसिस में अपना आकलन किया और उसके बेसिस में उसको, बस मुझे वही चाहिए था कि बीमारी की अवस्था में आप उसमें क्या चेंज आ रहा है। मैंने उसको दवाई दी, दवाई देने का भी अलग डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न होता है। पानी में मिला के दे दिए, खाने के साथ में डाल दिए, तो उसको दिया। विद इन 1 आवर, मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटा, 1.5 आवर में उसको सबसे पहले यूरिन हुआ, और इतना यूरिन हुआ कि वो लोग सामान्यतः इतना यूरिन नहीं करता, तो कलेक्शन रहा था। और कुछ समय के बाद में इतना लूज मोशन उसको स्टार्ट हुआ, जैसे ही यूरिन कंप्लीट हुआ कुछ देर के बाद में फिर लूज मोशन उसको स्टार्ट हो गया। उसके बाद से वो बढ़िया, उसके बाद अच्छे से खा पी रही। तो इस तरीके से भी देखते हैं। अब आते हैं मान लो प्लांट की बात, तो प्लांट तो किसी तरीके से उसका नेचर भी नहीं समझ सकते आप, राइट। तो हमको ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि आप किस जगह में, उसका सॉइल कैसा है, जिस जगह में उग रहा है, एक तो चीज़ क्या उग रही है वो देख करके, उस समय उस जगह का एनवायरनमेंट का कैसा है, क्या वो नमी वाला है, क्या सूखा वाला है, ये देख करके, और वो किस तरीके से उपयोगी हो रहा है। किस तरीके से उपयोगी मतलब कि अगर एक मिर्ची लगाने वाला, मिर्ची का पौधा है और एक टमाटर का पौधा है, तो लोग मिर्ची के पौधे को कम अट्रैक्ट होंगे, टमाटर से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, राइट। क्योंकि मिर्ची तो किसी को खाने निकाल के खा लो ऐसा वाली चीज़ नहीं है, या चना बहुत आजकल बहुत आ रहा है, तो उस चने का अगर झाड़ है तो लोग उस पर ज़्यादा हावी होंगे ना, जाते जाते कोई भी तोड़ के ले लिया। तो उस चीज़ को भी हम ध्यान रखते हैं कि एक तो कौन सा फसल है, किस तरीके का एनवायरनमेंट है वहाँ पर, है ना, कब से पानी पड़ा है नहीं पड़ा, तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड का एटमोसफियर देख करके, सिम्टम देख करके फिर दवाई का छिड़काव करते हैं। छिड़काव भी कैसे कि जिस चीज़ से पानी, जैसे पानी छिड़काव कर रहे हैं तो पानी में वो दवाइयाँ डाल देते हैं और उसको फिर छिड़काव करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि इनफैक्ट ये चीज़ पद्धति जो फूल उगाते हैं, स्पेशली गुलाब वाले बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि गुलाब वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान उसमें छोटे छोटे एकदम बारीक सफ़ेद कीड़े पड़ते हैं, जो आपको शायद तक एकदम करीब से देखने पर ही दिखाई दे। तो वो परेशान रहता है, उन पर ये दवाइयाँ बहुत अच्छे काम करती हैं। कई बार इनसे जो दवाइयाँ बनी है, तो कई दवाइयाँ ऐसी केमिकल यूज़ वाली होती है कि जो ऐसे ही कीटनाशक का काम कर देती है, जिसको सिर्फ छिड़काव करने से वो चीज़ें ठीक हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सूख गया है पौधा, है ना, जैसे तुलसी का पौधा सूख गया है, तो हम सिमिलैरिटी के बेस में काम करते हैं। जैसे शुरू में मैंने कहा सिमिलिया से मिलीबस क्यूरेंटर, समान से समान की चिकित्सा, तो वो सूख रहा है। हमारे होम्योपैथी में तुलसी के उसके बार से, मतलब उसके तने से, उसकी पत्ती से भी होम्योपैथिक दवाई बनती है ना। तो उसी दवाई को हम उसको मेडिसिन फॉर्म में उसको देते हैं। तो वो जो सूखा हुआ होता है, हम देखते हैं कि डे बाय डे वो फिर से हरा होना चालू होता है। अदरवाइज आप देखो, किसी से भी आप जानते भी हैं और किसी से भी पूछोगे तो जानते हैं कि भाई तुलसी एक बार सूखना चालू हुआ ना, फिर उसको उखाड़ के फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि वापस हरा होता नहीं। लेकिन अगर आप ये दवाइयाँ देते हो, वो डालते हो, अच्छा, वो एक होम्योपैथ को पता है कि उस चीज़ से क्या बना हुआ है, तो वो देते से फिर से वापस हरा होना चालू हो जाता है। ओके, जब मैं आपके क्लिनिक पहली बार
गया था, वहां पे मैंने देखा था कि इनफर्टिलिटी के लिए मतलब मनी बैक गारंटी ऐसा कुछ लिखा हुआ था, जबकि मतलब लोग इतने पैसे उसमें वेस्ट करते हैं अपना, 1-1.5 लाख, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे आपने जो आपका जो ट्रीटमेंट है ना, ये कैसे मतलब प्रूवन है कि एकदम मतलब बेस्ट है, ये कैसे आप इस पे क्या मतलब कहना चाहेंगे? बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि आप बेसिकली इनफर्टिलिटी के ऊपर में इतना श्योरिटी कैसे है कि, क्योंकि आप मनी बैक गारंटी लिखे हैं, राइट राइट, राइट है ना, मतलब आप एकदम श्योर हैं उस चीज के लिए ना, तो जब लोग इतने पैसे खर्चे करते तो भी उनको इलाज नहीं मिलता है, राइट राइट, तो आप ऐसे कैसे इतना श्योर हो गए इस चीज के लिए? तो इस पर हम ये देखते हैं कि इनफर्टिलिटी के केस ज्यादातर किस वजह से आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 60% 70% भी कहना लाजमी है कि ज्यादातर जो खामियां रहती है वो मेल साइड से रहती है। ऐसे दोष लगाया जाता है कि अगर कोई इनफर्टिलिटी है, बांझ है, तो लेडी को ज्यादा दोष दिया जाता है कि बांझ है वो लेडी करके, है ना। तो पहले थोड़ा सा इनफर्टिलिटी के बारे में थोड़ा समझ लें। आपने वो पूछा और नोटिस किया, तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि होम्योपैथी में लोग ये सोचते हैं कि बस कुछ एक सस्ती दवाइयाँ हैं और ये काम करती भी है कि नहीं कर पाती। बट मैं आपको बता दूं कि जितने लोग भी अभी विशेषता मेरे से इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट लिए हैं, वो मैक्सिमम को रिजल्ट बहुत अच्छे से आया है। और कई लोग तो ऐसे थे जो 7 साल तक 10-10 साल तक के ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा था। आफ्टर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वो प्रेगनेंसी हुई है। तो जैसे मैं कह रहा था कि मेल और फीमेल का अगर रेशियो देखें ना, तो 60-70% कॉज रहता है मेल, कि उसमें जो स्पर्म बनना चाहिए उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो क्वांटिटी लेस होती है, कई बार नहीं बनता है। और ज्यादातर केस क्रिटिकल वाले नहीं रहते। अगर 10 केस हैं तो 10 केस में 1 ही 2 केस ऐसा होगा जिसमें ऐसा क्रिटिकल हो जो पॉसिबल नहीं है, जिसको इजीली आप IVF और IUI जैसे पैटर्न से आप ट्रीटमेंट दो। अगर अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट में यही होता है कि आपको हैवी डोज दिए जाती है, वो हार्मोन्स की इंजेक्शन लिए जाते हैं, या मेल साइड में हैवी विटामिन, मल्टीविटामिन, ताकि वो स्पर्म क्वालिटी बढ़ जाए। तो बेसिकली करते क्या है, अगर दवाई से करते हैं, आप एक सर्जिकल प्रोसीजर या कोई एनोमली है उसको अगर 2 मिनट के लिए आप हटाते हो, तो ज़्यादातर इनफर्टिलिटी के केसेस सिंपल चीज़ों के कारण में होता है। जैसे महावारी का ठीक नहीं होना, ठीक है, किसी तरीके का सिस्ट या फाइब्राइड होना फीमेल साइड में, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो होते रहता है उसकी वजह से, थायराइड हो सकता है इसकी एक वजह, ठीक है, शुगर, ये भी एक इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ पर फीमेल साइड में, अगर फीमेल बॉडी की बात करें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेंटल स्टेटस। अगर फीमेल वो मानसिक अवस्था उसकी वो नहीं है कि वो चाइल्ड बेरिंग करना नहीं चाहती, या चाहती भी है तब भी परेशानी की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो आप कितना भी हाई डोज इंजेक्शन दे दें, वो फर्टाइल नहीं हो पाती, वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, जिसको आम भाषा में या अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट की भाषा में इडियोपैथिक कॉज कहते हैं। इडियोपैथिक कॉज मतलब जिसका कारण पता नहीं चल रहा कि क्यों नहीं हो रहा है। अभी भी 60% केसेस ऐसे हैं जो इडियोपैथिक कॉज के कारण में फर्टिलिटी नहीं होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती। इडियोपैथिक कॉज मतलब कि आपके सारे तकलीफ ठीक है, मेल साइड सब ठीक है, फीमेल साइड ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सीधा एडवाइस किया जाता है कि आप IUI या IVF की तरफ जा सकते हैं। अब IUI और IVF प्रोसीजर के में उसमें जाए तो बहुत लंबा है, बट एक सिंपल सा चीज अगर हम सीधे शब्दों में समझाएं तो एक तो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, और एक में स्पर्म ले करके मदर के यूट्रस में उसको छोड़ दिया जाता है, और छोड़ के फिर वो कंसीव होकर के होती है। बट इसके भी चांसेस, जैसे जो लोग करवाए हैं वो जानते हैं, कई बार IUI 2 बार 3 बार फेल हो जाता है, IVF फेल हो जाता है ना। गारंटी 50-50 वाली रहती है, भले आप कितना भी श्योरिटी आपको दिया जाए कि नहीं हमारे प्रोसीजर से होता है, बट अगर बॉडी तैयार नहीं है तो आप कितना भी कर लो, वो तैयार एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ओवम स्पर्म को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। यही होता है इडियोपैथिक कॉज। अब आते हैं होम्योपैथिक व्यू।
कि जैसे आपने कहा कि आप इतना कैसे श्योर हो होम्योपैथी में कि आप एकदम मनी बैक गारंटी दे रहे हो। इसका सबसे बड़ी वजह ये है कि होम्योपैथिक पद्धति का सिद्धांत कि हमको, जैसे मैंने शुरू में कहा ना, हमको मतलब नहीं है कि आप में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर इनफर्टिलिटी का केस है किसी फीमेल में, जिसको सामान्य हिंदी भाषा में बांझपन बोलते हैं, है ना, या मेल साइड में अगर वो चीज़ें आ रही है, तो हमको उससे ज़्यादा मतलब नहीं है कि आपको बांझपन है। हमको उस चीज़ से मतलब है कि आपके अंदर में वो बांझपन क्यों आ रहा है, कॉज क्या वजह है कि एक बॉडी जो उसी चीज़ के लिए बनी है, एक पार्ट, एक ऑर्गन उसी चीज़ के लिए बना है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर फैक्टर बहुत सारे काम करते हैं। फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है और मोस्टली मेंटल फैक्टर काम करता है। तो इसीलिए इडियोपैथिक कॉज बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से क्या होता है, ये जो मेंटल पार्ट रहता है ना, वो फैक्टर सबसे पहले वो क्लियर होता है। जैसे मैंने आपको याद करिए, आपको सबसे शुरू में मैंने बताया वो लव डिसअपॉइंटमेंट के केस में आपके अंदर की वो जो पट्टी रहती है ना, वो हटनी चालू हो जाती है ना। तो हो सकता है कोई फीमेल अपने तौर से कुछ ऐसी चीज़ों से गुजर रही हो, फील कर रही हो, जिसको वो बता नहीं पा रही है, या उसको एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है ना। तो हमारी दवाइयों से वो अवेयरनेस आती है, पहली बात। दूसरा, उसके अंदर का जो मेंटल और फिजिकल इम्यून सिस्टम जब बढ़ता है ना, तो जितनी चीज़ें रहती हैं जो रिकवरी नहीं कर रही, जिस वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, वो प्रेगनेंसी की वजह, इनफर्टिलिटी की वजह को सबसे पहले तोड़ती, उसको ठीक करती। जैसे ही वो ठीक होना चालू होता है फटाक से, कभी कभी तो 1 मंथ ट्रीटमेंट में, कई लोग, कभी मेरा लास्ट केस जो मुझे ध्यान है, 7 साल से उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। आप कभी मेरे यूट्यूब में आप जाके देखिएगा, यूट्यूब पे मैंने वो डाला हुआ है केस कि विद इन 1.5 मंथ उसको प्रेगनेंसी आ गई। जो 7 सालों से अपने मातृत्व से प्रेग्नेंट होने से वो जो इतना लॉन्ग टर्म से वो झेल रही थी परेशानी को, विद इन 1.5 मंथ के अंदर में वो प्रेग्नेंट हो गई। तो इसीलिए, क्योंकि मैंने देखा है ना कि होम्योपैथी जिस तरीके से काम करती है, उस सिद्धांत के हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली काम करती है, इसलिए मैं श्योर होकर के देता हूँ। अब आता है एक ऐसा पार्ट जहाँ पे मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या होते हुए भी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं, जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज हो गया, या ओवेरियन सिस्ट हो गया, या डिजीज पार्ट ले लो आप, थायराइड हो गया, या फिर फाइब्रॉइड हो गया, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया। तो बेसिकली करना मुझे वही है कि मुझे बीमारी को नहीं देखना है, बीमार को देखना है। मुझे उसके पीछे मैं जाऊंगा कि उसके कॉज क्या है। जब मैं उस हिसाब से दवाई देता हूँ तो हर चीज़ों में इम्प्रूवमेंट चालू हो जाता है। उसका फाइब्रॉइड भी कम होने लगता है। जैसे ही फाइब्रॉइड का कम हुआ, उसका हार्मोनल जो इनबैलेंस हुआ था वो ठीक होना चालू हो जाता है। क्योंकि ओवरी और यूट्रस ऐसी चीज़ है जिसमें छोटा सा भी गठान रहेगा ना, तो पूरा हार्मोनल सिस्टम को वो बिगाड़ देता है। या थायराइड ले लीजिए आप, थायराइड इटसेल्फ वो हार्मोन्स है जो पूरे फीमेल ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है अच्छे से, स्पेशली उसके मेंसेस साइकिल को। तो एक हार्मोन्स भी इधर उधर होता है ना, तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, और एक के बाद बिगड़ने चालू हो जाते हैं। तो उसी अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपको थायराइड आ गया, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रहा, तो आपको थायराइड की टेबलेट दे करके उसको बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर ट्यूबल ब्लॉकेज हो गया तो ऑपरेशन करके या फिर जैसे भी है उसको ट्यूबल ब्लॉकेज को हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन होम्योपैथी में ये देखा गया है कि जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज भी होता है, तो क्योंकि दवाइयाँ क्योंकि इम्यून सिस्टम के हिसाब से काम करती है। जैसे मैंने कहा कि सेंटर, माइंड सेंटर, दवाई दी, वो जा करके इम्पल्स जनरेट किया माइंड में कि कौन सा ऐसा माइंड का वो पार्ट है जो यूट्रस को देखता है, फैलोपियन ट्यूब को देखता है, उसको कंट्रोल करता है। तो वहां जाकर के वो इंडिकेशन इम्पल्स जनरेट करता है कि यहाँ पे रिपेयर करना है, जो शायद तक वो भूल गया था, चाहे वो नहीं कर पा रहा था। तो वो उस सेंटर को आप सिर्फ ये समझो कि आपको अगर मान लो यहाँ की लाइट जलानी है, तो आपको पता है कि वो बटन काम आएगा, वो बटन जलते ही लाइट आ जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से होम्योपैथिक से इफेक्ट से ये करते हैं कि वो दवाई
एक देने के बाद में इम्पल्स जनरेट होता है और जहाँ पर रिपेयर की जरूरत होती है, चाहे वो यूट्रस हो, ओवरी हो, हार्मोनल सिस्टम हो, माइंड सिस्टम हो, एनीथिंग, वो जा करके रिपेयर काम चालू कर देती है। जो चीज पहले ठीक थी उसी की अवस्था में लाने की कोशिश करती है, और जैसा ही वो होता है ना तो फिर फेवरेबल कंडीशन स्टार्ट हो जाते हैं। इधर आप माइंड से आप थोड़ा संतुष्ट हो, खुश हो, अच्छा है, हेल्दी लाइफ जो आप जी रहे हो या हेल्दी माइंड में हो, एक तरफ आपकी बॉडी जो गड़बड़ हुई थी वो ठीक होनी चालू हुई, फिर फटाक से पकड़ता है, फिर प्रेगनेंसी तुरंत होती है। इसीलिए और ज़्यादा श्योर होकर के बोलते हैं कि ऐसे केस, क्योंकि अभी ज़्यादातर केस अभी नाउ डेज की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा 60% अगर मेल का होता है तो मेल की दवाइयाँ ऐसी हैं कि दवाइयाँ निकलते ही फटाक से एक दवाई गई और फिर इम्प्रूवमेंट आना चालू हो जाता है। तो बस छोटा छोटा काम रहता है सिस्टम क्रिटिकल, लेकिन दवाई अगर आपकी लगती है ना तो फिर प्रेगनेंसी फिर फटाफट होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हर केस में आपको 1.5 महीना 3 महीने, किसी को साल भर भी लग जाता है। सिचुएशन कैसा है, तो किस चीज से लाइफस्टाइल कैसा है ना। और इसमें हम बहुत सारी चीजें भी करवाते हैं कि सिर्फ आपको दवाई के भरोसे छोड़ दिया नहीं, आपको प्रॉपर अगर मेडिटेशन की जरूरत है तो आप मेडिटेशन करवाएं, है ना। आपको हेल्दी रूटीन लाइफ रखनी है, हेल्दी डाइट रखना है, तो जरूरी चीजें, क्योंकि फीमेल बॉडी में यही एक टाइम रहता है, फर्टाइल पीरियड या मंथ का, उसका मेंस्ट्रुअस जो चलता है उसका फर्टाइल पीरियड जो है एकदम क्रूशियल टाइम रहता है कि उस समय में अगर उसकी मानसिक और शारीरिक दोनों अवस्था अगर ठीक है ना, तभी वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसको हम सब चीज ध्यान रखते हैं उस चीज में, तो इसीलिए हमारी श्योरिटी बढ़ जाती है। मुझे तो पता है ना कि मैं दवाई दूंगा और वो सेंटर में जाकर अगर सही टाइम से सही तरीके से काम करी तो वो अपने रूटीन सब चीज को ठीक करना चालू कर देगा। मतलब ये आप समझो कि सेंटर गवर्नमेंट अगर बिगड़ा हुआ है तो बाकी जो गवर्नमेंट तो ऐसे ही चलेगी। अगर आपको ठीक करना है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करते रहोगे, सुधार करते रहोगे, तो नहीं सुधरने वाली चीजें। अगर आप सेंटर गवर्नमेंट को जा करके स्ट्रिक्ट करके आप अच्छे से कर लिए तो ऑटोमेटिकली बाकी जो गवर्नमेंट है सेट होनी चालू हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर होम्योपैथी भी यही करती है। उसको मतलब नहीं है कि आपको उसको स्टोन है कि सिस्ट है कि XYZ है, कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है कि ये कैसे गलेगा, ये कैसे ठीक होगा। अगर सिस्ट है तो सिस्ट जाना चाहिए क्योंकि पहले नहीं था, क्यों आया। अगर उस हिसाब से मैं दवाई देता हूँ ना तो डेफिनेटली वो सेंटर जो नर्वस सिस्टम है या सेंटर माइंड है उसको पता है कि अब इसको कैसे गलाना है। बट टाइम ले सकता है, किसी में 2 महीना, 6 महीना, 4 महीना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इम्यूनिटी के ऊपर वेरी करता है, किसको हमको उठाना है। मान लो अगर मुझे कोई पर्सन मेरे पास में आया, अरे जस्ट रेशियो बता रहा हूँ कि मान लो 30-40% उसका इम्यून सिस्टम है, ऐसा कोई रेशियो नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर 40% इम्यून सिस्टम है और वो किसी ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास में आया हुआ है या आई हुई है, स्पेशली इनफर्टिलिटी के केसेस में, तो मुझे पता है कि उसको जब तक मैं 40% से 80%, 90% उसकी इम्यूनिटी को डेवलप नहीं करूंगा तब तक काम नहीं होने वाला। तो मुझे उसके बिहाइंड कॉज के बिहाइंड जाना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, स्टार्ट क्यों हो रहा है, कॉज में जाना पड़ेगा। और वो जा करके समझ के अगर मैं दवाई देता हूँ तो वो सीधा सेंटर में काम करता है, माइंड लेवल में, जो उसका जो रिकवरी वाला जो बटन था ऑफ हो गया था, बस उसको ऑन करना रहता है। बाकी बॉडी खुद अपने से करती है, मेरी दवाई कुछ नहीं करती। मैं आपको बार बार रिपीट करूं कि मेरी दवाई कुछ नहीं करती। मेरी दवाई, होम्योपैथी दवाई, सिर्फ जाकर के आपके माइंड सेक्शन के उस पार्ट को एक्टिवेट कर देती है जो बंद पड़ा था, जो रिकवरी नहीं कर पा रहा था। सिस्टम बंद हुआ, उधर का सिस्टम फेल होना चालू हुआ, ये डिजीज आ गई। इसीलिए बोलते हैं ना कि हर एक इंसान अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता है। सोच से भी इंसान, कितने लोग हैं जो अपनी सोच ही बदल के अपनी बीमारी को ठीक कर ले विदाउट एनी मेडिसिन। आपने बहुत सारी किताबें उस पर पढ़ी होंगी। मेडिटेशन से मैंने सुना है कि लोग अपनी बीमारियां ठीक करते थे पहले। मेडिटेशन है, आपकी खुद की सोच है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नई चीज बता रहा हूँ, शुरू से चलते आ रहा है। तो अगर आप अपनी सोच से नहीं कर पा रहे हो, जो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग नहीं कर पाते हैं, तो आपको मेडिसिन हेल्प करेगी। होम्योपैथी सबसे बेस्ट है उस चीजों के लिए। समझ गए। तो ये जो इतनी सारी मेडिसिन्स हैं, इसका कुछ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, कुछ एक स्टैंडर्ड है, कोई एक संस्था है जो, या कोई गवर्नमेंट बॉडी है जो ये करती है, ये तय करती है ये दवाई
लाइक जी जी दैट जी ऐसा। बिल्कुल। अभी जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से मैं कहूँगा कि इसके लिए तारीफ के काबिल तो है कि वो आयुष मंत्रालय को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अच्छे से, जिनका बढ़ावा जितना वो दे रहे हैं सार्थक अभी तक के पीएम लोग। इवन आपको पता है कि हर पीएम और प्रेसिडेंट के साथ में एक होम्योपैथ का होना जरूरी है। आपको पता है कि प्रेसिडेंट होम्योपैथिक दवाई ट्रीटमेंट सब लिए हैं और सबका अपना पर्सनल होम्योपैथ डॉक्टर है। तो ये नहीं पता था। इस लेवल तक की होम्योपैथी की पहुंच है, लेकिन वो उतना एक्सपोजर नहीं हो पा रहा था। अब वो किसी की भी गलती हो बट नहीं हो पा रहा था, बट इनके आने से थोड़ा सा एक रिकॉग्नाइजेशन मिला है। अभी जस्ट 15 दिन पहले ही दिल्ली के एक एरिया में लगभग 300 एकड़ में नया एक बिल्डिंग बनी है सिर्फ आयुष मंत्रालय और स्पेशली होम्योपैथी के लिए। तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा गवर्नमेंट आयुष मंत्रालय है ना। AYUSHS है, इसमें H होम्योपैथी है। ओके। आयुष मंत्रालय, आयुष का मतलब में जो H लास्ट में पड़ता है वो उसका होम्योपैथी है, वर्ड से है, जो कंट्रोल करती है। और इसके पीछे स्टैंडर्ड डेफिनेटली है कि कितने आप पूरे नॉर्म्स हैं कि कितने टाइप के कॉलेजेस होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। दवाई अगर बनती है, अगर आप दवाइयों की फैक्ट्री डालते हो तो किस तरीके से उसका रूल्स रेगुलेशन होंगे, कितनी मानक तय होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप BHMS स्टूडेंट होना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या किस किस तरीके से एग्ज़ाम होना है, कब किया जाना है, वो सारी चीज़ें बाकायदा एक कमिटी है जो पहले CCH के नाम से प्रचलित थी, है ना। अब सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ये था, अभी वो NCH नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ये नाम कन्वर्ट करके उसको और अच्छे तरीके से पेश करके किया गया है। और सारी चीज़ें बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड और सारी तरीके से कहा जाए कि पूरी सरकार की निगरानी में और एक वेल ट्रेंड होम्योपैथ का जो उनकी कमेटी है उनकी निगरानी में सारी चीज़ें चलती और चल रही है। ओके। और इसके पीछे रिसर्च भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने देखा है जैसे जितने भी मतलब हॉस्पिटल्स होते हैं वो अपने इसमें रिसर्च जरूर लिखवाते हैं। राइट। बहुत सारे, हालांकि वहाँ रिसर्च हो या ना हो, राइट, बट होता है। राइट, उसके कुछ अलग फायदे भी हैं उनके, वो मैं यहाँ नहीं डिस्क्लोज करूंगा। अच्छा, तो क्या होम्योपैथ में भी ऐसे रिसर्च होते हैं और क्या आप भी रिसर्च ऐसा कर रहे हैं किसी चीज में या कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीजों पे? रिसर्च डेफिनेटली रिसर्च हो रहे हैं और बहुत बड़े लेवल में रिसर्च होते हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी रिसर्चेस जारी हैं कि होम्योपैथी किस तरीके से और बेटर ह्यूमन काइंड को हेल्प कर सकती है, या होम्योपैथी को और किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है जो ज़्यादा महामारी, जैसे अभी कोरोना काल में आप यकीन नहीं मानेंगे, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है कोरोना की दवाई के रूप में होम्योपैथी का उपयोग किया गया है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया है और इम्यूनिटी बूस्ट की गई है, इवन प्रिवेंशन के रूप में भी। ये बाकायदा रिसर्च किया गया है इंडिया प्लस आउट ऑफ इंडिया लेवल में। ये रिसर्च किया गया है कि जिनको प्रिवेंटिव के तौर पर होम्योपैथी दी गई थी उन्हें, और जिनको नहीं दी गई थी उन्हें, वो प्रॉपर रिसर्च नोटेड रिसर्च है। रिसर्च पेपर वो बाकायदा NCH के पास में है कि यहाँ पे देखा गया है कि जिनको होम्योपैथी दी गई थी और जिनको नहीं दी गई थी उसमें कितना बड़ा फासला आया है कोरोना होने में, नहीं होने में। तो उसमें यही पाया गया कि जो लोग होम्योपैथी मेडिसिन लेते थे या उनको प्रिवेंटिव डोज दिया गया उनको कोरोना होने के चांसेस एकदम कम हो गए, एकदम कम। इवन जब पीक में था कोरोना उस समय भी गुजरात और राजस्थान दो ऐसे स्टेट थे जहां 80% जो पेशेंट हैं वो होम्योपैथी से ठीक हुए थे। 80%। राजस्थान गवर्नमेंट तो एकदम से उसको बहुत हाईलाइट की थी कि हमारे होम्योपैथ लोग ऐसा ठीक किए हैं करके। बट होता है ना कि ड्रग कंपनी इतनी बड़ी है, मेडिकल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें होते हुए भी बहुत लोग तक नहीं पहुंच पाती और वो टाइम का फियर जो रहता ना, वैसे भी कई बार ऐसा मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि होम्योपैथी की बात आती है तो पहले डर जाते हैं, काम करेगी कि नहीं करेगी, इस तरीके से। तो उस पर भरोसा भी नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने भरोसा करके कोरोना टाइम में भी होम्योपैथी ली है वो अपने असर देखे हैं और वो आज भी देख रहे हैं कि जिनको फायदा हुआ है नहीं हुआ। या हमको कई लोग ऐसे हैं जो
शुरू में इन्फेक्ट हो गए थे उससे, उसके बाद होम्योपैथी चालू किए। तो कई लोग ऐसे हैं जो होम्योपैथी चालू नहीं किए, वो बार बार इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। कई लोग को आपने सुना है कि कोरोना 2 बार 3 बार पॉजिटिव आ गया, ऐसा भी हुआ। तो जो लोग शुरू से लिए हैं उनका कई बार ऐसा होता है कि हाँ वो दवाई ले रहे हो फिर भी आया है, लेकिन इम्पैक्ट कम पड़ा है, इतना स्टेज नहीं गया कि वो सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाए, आईसीयू में जाना पड़े। तो ऐसा भी इफेक्ट आया है। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बातों पर, पूरा उसके ऊपर रिसर्च होता है, पूरा रिसर्च किया गया। उसके बाद आयुष मंत्रालय ने एक नोटिस भी जारी किया कि आर्सेनिक एल्बम नाम की एक दवाई है जिसको लेने से एक टाइप ऑफ प्रिवेंशन क्रिएट हो जाता है, वैसा भी होता है। तो उसके पेपर्स अवेलेबल है आप बोल रहे हैं? बिल्कुल अवेलेबल तो है, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि हमारे व्यूअर्स बिल्कुल देख सके। जी, मैं कोशिश करूंगा कि एनसीएच के उसके निकाल करके फिर मैं आपको प्रोवाइड करूँ। बिल्कुल। तो कोरोना के टाइम पे बेसिकली बहुत ज्यादा ये हेल्प किया था। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया में इसका कितना ज्यादा एक्सेप्टेंस है होम्योपैथ का? इंडिया के बाहर अगर बोले तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, लेकिन हर एक कंट्री का ना मेडिकल सिस्टम जो रहता है ना सबका अलग अलग है ना। आप इंडिया की बात करें तो बहुत डिफरेंट है। यहाँ का जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, सिस्टम है ट्रीटमेंट देने का, कुछ कंट्री ऐसी है कि आपको बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए एक ऑथराइज्ड सेंटर रहता है, वहाँ जाकर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप वहाँ जाके बताएं कि मेरा तबीयत खराब है। फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजना है, यूरोलॉजिस्ट के पास भेजना है, कि होम्योपैथ के पास भेजना है, आयुर्वेदिक के पास भेजना है। अगर आपका स्पेशल डिमांड है कि नहीं मुझे होम्योपैथ के पास ही ट्रीटमेंट कराना है, फिर वो रिकमेंड करेंगे कि आप इस होम्योपैथ के पास में जाइए। इस टाइप का सिस्टम है ना। तो होम्योपैथी बाहर जगह भी है और बहुत अच्छे से फल फूल रही है ना। बट ये है कि सिस्टम लोगों का एक्सेप्टेंस जो है वो कम ज़्यादा कहीं कहीं पे हो सकता है, बट सब जगह होम्योपैथी है। क्योंकि मैंने ये सुना है जी, आयुर्वेद जो कि इंडिया में पहले बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया से ही ये स्टार्ट हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पे एलोपैथ आया इंडिया में, बट अब आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस किया जा रहा है, धीरे धीरे वहाँ पे भी एक्सेप्टेंस किया जा रहा है। ये मैंने पढ़ा है यूएसए और यूके में कहीं पे कुछ वो इस चीज पे इसकी इंडस्ट्री भी तैयार कर रहे हैं। तो इसका आपका क्या राय है? तो बेसिक चीज है कि जब लोग उसका इफेक्ट देखते हैं कि कौन सा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आयुर्वेदिक की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया से ही वो स्टार्ट होकर के सारी चीज़ों का फैली है। होता क्या है ना कि हर जगह एक जो सिस्टम है जो दबाने वाला काम करता है। बाहर का जो मेडिकल सिस्टम है, हर जगह का जो अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट का सिस्टम है, वो फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि कोई भी नई चीज़ जब उधर उभरने चालू हो जाती है तो उनको पता चलता है कि खतरा आ गया। तो कोई चीज़ उभरने के काम भी करेगा तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। वो सदियों से होते आ रहा है। तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दोनों को अगर हम बोलेंगे तो बाकी एक्शन का तरीका वही है, ठीक करने का प्रोसीजर वही है। अगर एक डॉक्टर सही तरीके से करता है तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। तो इंडिया या इंडिया के बाहर अगर स्पेशली दोनों पैथी की बात करें, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, डेफिनेटली है, बहुत लोग हैं। वो तो हम ज़्यादा सर्च आउट नहीं करते या पता नहीं चलता, इस वजह से हमको नहीं पता है। हम लोग जब डिफरेंट काइंड ऑफ सेमिनार्स जब अटेंड करते हैं तो हम देखते हैं ऑनलाइन, जैसे अभी कोरोना काल में सेमिनार अटेंड करते थे ऑनलाइन वेबिनार, तो हम देखते थे कि इंडियन जितनी क्वांटिटी में रहते थे, अगर 800 की भीड़ है ना तो 800 में कम से कम 300 नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेट्स रहते थे। तो उससे आप समझ सकते हो कि वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे उसमें कि हमने ये चीज़ को ठीक किया है, ऐसे ठीक किया है। तो नो डाउट होम्योपैथी और आयुर्वेदिक एक ऐसी पैथी है जो उभरनी तो चाहिए लेकिन उभर नहीं पा रही है, क्योंकि बहुत सारी एक ताकत है जो उसके पीछे में है ना। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे छत्तीसगढ़ में भी एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे मलेरिया बहुत होता है। अब जिस तरीके से उस जगह में क्लोरोक्विन की दवाई, मलेरिया एंटी मलेरियल दवाइयाँ वहाँ पे सप्लाई होती है, गवर्नमेंट भी सप्लाई इतने हैवी तरीके से करता है ना। अब वहाँ पे बहुत पहले एक होम्योपैथ ने, छत्तीसगढ़ के एक होम्योपैथ ने ये क्लेम किया था कि उस जगह में अगर हमको वर्क करने दिया जाए
तो वो वहाँ की जो स्थिति है वो बेटर हो सकती है। ओके। और बहुत बार उसको ट्राई भी किया गया कि हाँ देना स्टार्ट करते हैं, बट हम्म, हुआ यूँ था, बात वही है, ताकत की बात आ जाती है। अगर होम्योपैथी से मलेरिया ठीक होने लग गया तो क्लोरोक्विन कौन खाएगा, कौन मलेरिया एंटी मलेरियल खाएगा। तो उसकी खपत कम होने लग गई, ओके। खपत कम होने लग गई तो इधर तो पैसा जा चुका है, तो सप्लाई बढ़ाते भी रहोगे तो सिर्फ फेंकने का काम आएगा, क्योंकि इधर पेशेंट कम हो रहे हैं। तो इस तरीके से वो इफेक्ट होता है ओके। कि आप इंडिया की बात करें, इंडिया आउट ऑफ इंडिया की बात करें, ये सब पैथियाँ, नेचुरल पैथी ऐसी है, ये वर्क तो बहुत करती है लेकिन बहुत सारी ताकत है उसको जो दबा करके उतना फ्लरिश होने नहीं देती। एक बात याद आ गई, मेरे एक अंकल थे, वो मतलब है अभी भी, वो बहुत ज्यादा मोटे थे, मतलब फैट थे वो। उनका इतना चर्बी बढ़ गया था कि उनको सर्जरी तक जाना पड़ गया था। सर्जरी से पूरा फैट निकाला गया, फिर वो नॉर्मल हो। क्या उस लेवल के आदमी को हम उनको ट्रीट कर सकते हैं सर्जरी से रोकने के लिए होम्योपैथ से? ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जैसा आप देखेंगे कि सर्जरी एक ऐसा तरीका है कि उसको, उसके जो एक्स्ट्रा फैट है उसको एक प्रोसीजर के थ्रू उसको निकाल दिया गया, फैट निकाल दिया गया। हाँ। लेकिन हुआ क्या कि वह फैट करके कम तो कर दी, लेकिन जो मांसल चीज जो लटक जाती है उसको कैसे करोगे आप, है ना। अब रहा बात होम्योपैथी ट्रीटमेंट से उसको ट्रीट किया जा सकता है, तो डेफिनेटली ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन आप दवाई सिर्फ दे करके उसका वेट को लूज कर दोगे, ऐसा बोलना सरासर गलत है। बहुत सारे ऐसे सिरप टॉनिक आते हैं जो इसको आप बोलेंगे कि आप ये दवाई उपयोग करो, होम्योपैथिक दवाई है, 6 महीना लो, आपका वेट कम होना चालू हो जाएगा, आप मोटे से पतले हो जाओगे। नहीं होता ऐसा। आप दवाई जब के साथ में फिजिकल वर्कआउट नहीं करोगे तो फैट बर्न कैसे होगा। होम्योपैथी दवाई सिर्फ ये कर सकती है कि आपके जो फैट डिपोजिशन है उसको कम कर सकती है, और फैट का ऑब्जर्शन है उसको बढ़ा सकती है। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको बढ़ा सकती है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हाँ, एब्जॉर्ब जैसे जैसे होते जाएगा फैट कम होते जाएगा, ऑटोमेटिक वेट गिरना चालू होगा। लेकिन वो कैसे होगा, सलीके से। अब देखो यहाँ पर भी मैं बोलूंगा कि धीरे धीरे आएगा, तो आपको ये हो सकता है सुनने वालों को ये लगे कि ये धीरे धीरे तो काम करती है। आप खुद सोचो कि अगर कोई पेशेंट इतना मोटा है जिसको सर्जरी एडवाइस किया गया है और वो मुझे बोलेगा कि 2 महीने में आप कम कर दो, इज दैट पॉसिबल? नहीं है, क्योंकि वो बढ़ा है 8-10 सालों में, और धीरे धीरे ही जाएगा ना। यहीं पे एक बात आ जाती है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। आप मुझे ऐसी चीज दोगे जो स्लो ही जाएगा तो स्लो ही काम करेगा ना। वो होम्योपैथी की गलती नहीं है, वो आपका प्रोसीजर ही वैसा है। तो फैट डिपोजिशन को बढ़ा देता है और कंजम्पशन को भी बढ़ा देता है। डिपोजिशन को कम करता है, सॉरी, और कंजम्पशन को बढ़ा देता है। तो डिपोजिशन कम होगा और कंजम्पशन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वेट लूज होना चालू हो जाता है। लेकिन वो कब होगा? अब आप ये समझो कि मान लो डिपोजिशन कम हुई हो गया और फैट का कंजम्पशन मैंने बढ़ा दिया दवाई से, लेकिन आपको भी तो पता है जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे वो फैट गलेगा कैसे। मैं गलने की स्पीड तो बढ़ा सकता हूँ चलो, लेकिन गलने के लिए आपको वर्कआउट तो करना पड़ेगा। भाई अगर आप वर्कआउट करते हो, मान लो 1 घंटा वर्कआउट करके, मान लो आप 10 kg, आप 10 kg बोले कैलोरी कम करते हो आप, है ना। अब कैलोरी आपने कम कर ली, मान लो मैं दवाई देता हूँ तो वो कैलोरी जितना बर्न होता है उससे ज्यादा बर्न होना चालू हो जाएगा, स्पीड अप आ जाती है। यहाँ पे स्पीड आएगा, लेकिन उसके लिए तो आपको वर्कआउट तो करना पड़ेगा। बिना वर्कआउट के कोई भी मेडिकल सिस्टम आपके वेट को कम नहीं कर सकता, चाहे वो सर्जिकल स्टेट हो या नॉन सर्जिकल हो, वैसा कर ही नहीं सकता। फिजिकल वर्कआउट की जरूरत पड़ती है। एक आखिरी सवाल, हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ डेवलप किया है आर्टिफिशियल वॉर्म, मतलब इंसान का बनाया हुआ कोक, जिसमें आप बच्चे को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, उसका फेस कैसा चाहिए। ये जस्ट एक आउट ऑफ टॉपिक है, तो आपका उसमें क्या राय है? क्या लोगों को ये कराना चाहिए कि मतलब आपको जैसे फेस लंबा, जैसे माँ बाप दोनों शॉर्ट हाइटेड है लेकिन हमारा बच्चा चाहिए लंबा हमें, या फेस कुछ और चाहिए, फेस गोरा चाहिए, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? मेरा तो कहना यह है कि आप आउट ऑफ नेचर जाके कोई भी काम करोगे ना तो नेचर उसका बदला हमेशा लेती है। नेचर के अगेंस्ट आप कुछ नहीं जाना चाहिए। आज नहीं तो कल वो दिखाएगा। आप भले
आप ऐसा करके हो सकता है आपकी शॉर्ट हाइट हो और आपने अपने बच्चा लंबा पा ली, लेकिन आप बच्चे का हाइट तो लंबा हो गया, लेकिन उसके अंदर में वो जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया, लीथल कोई डिजीज डेवलप हो गई, ऑर्गेनिक कोई डिजीज डेवलप हो गई, तो आप उसका हाइट लंबा लेके करोगे भी क्या? किसी भी चीज को जब आप आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश करते हो ना, नेचर ने जो बनाया उसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। अब नेचुरल कोक है और आर्टिफिशियल कोक है, आप समझ सकते हो कि जब एक बच्चा माँ पेट के अंदर रहता है तो किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, क्या क्या चीजें फील करता है। बोला जाता है ना कि माँ जो फील करती है वही बच्चा फील करता है। और दीप, मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे हम इनफर्टिलिटी की बात भी हो रही थी, इसी से जुड़ा हुआ है कि जब माँ पेट के अंदर में बच्चा पलते रहता है तो क्या फील कर रही है एक मदर, उसका सीधा सीधा इफेक्ट बच्चों पर पड़ता ही है। वो आपको पता भी होगा, बोलते हैं कि भाई आपको कुछ स्पिरिचुअल बुक पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, सुननी चाहिए, बात करना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। वो इसलिए करते हैं कि बच्चे को इफेक्ट ना पड़े। आपको जान के यार हैरानी होगी कि जिस मंथ वाइज, वीक वाइज जो जो चीजें डेवलप होती है, जैसे वो तय है ना कि आंख कब बनना है, मैरो ब्रेन बोन मैरो कब बनना है ना, नाक कान मुंह कब बनना है। अगर एक फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल एक पर्टिकुलर टाइम में कोई स्ट्रेस सिचुएशन में, मान लो ऐसा स्ट्रेस सिचुएशन, ऐसा वो टाइम है, वो वीक है जिसमें उसका आंख का बनना है, आंख बनने की टाइमिंग है, और उसी समय में वो उस टाइप की परिस्थिति झेलती है जहां पर अगर वो फील करती है कि मुझे इस पर्सन को एक आंख देखने का मन नहीं करता, बोलते ना किसी से एक हेट्रेट आ गया, और कुछ कोई भी हो सकता है, ना चाहते हुए भी उसके साथ में रहना पड़ रहा है, तो उसने अपने मन में ये बात बैठा ली कि इस पर्सन को मुझे देखना ही नहीं। और ठीक वही टाइम पड़ा जब उस वुम्ब में बच्चे का आंख डेवलप हो रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, हम लोग जब भी बच्चों का, जैसे होम्योपैथिक में जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं, ऑटिज्म जैसे, ADHD जैसे बच्चे हैं, उनका भी हम ट्रीटमेंट देते हैं और उसका भी बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट देखा गया है। एटलीस्ट लाइफ जीने वाली स्थिति जो रहती है वो ला सकते हैं। तो वैसे में हम मदर हिस्ट्री लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वहां पर भी हमने देखा है कि वो लेडी जो जब बच्चे का आंख बनने का समय था, उसी समय अगर उसके मन में ये चल रही है बात कि मैं इस पर्सन को एक आंख पसंद नहीं आ रहा, इसको देखना भी पसंद नहीं करूँ, इससे अच्छा तो आंख बंद कर लूँ मैं, तो ऐसे बच्चों में ज्यादातर ब्लाइंडनेस की बीमारी जन्मजात होती है। तो जो टाइमिंग रहता है इस टाइम में ये बनना है, और उसी टाइम में उसी से रिलेटेड अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो ज्यादातर उसी से रिलेटेड डिजीज डेवलप हो जाते हैं। और ये हमने एक बार नहीं, हजारों बार, और आज भी हो रहा है ऐसा कि जब भी वो ऐसे केसेस हम लोग डील करते हैं और हम पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं प्रेगनेंसी के, और उस मदर से पूछते हैं कि भाई इस मंथ से इस मंथ, मान लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, इस 3 महीने में, शुरू के 3 महीने, लास्ट 3 महीने में, बीच में आपने क्या क्या फील किया, क्या क्या चीज एक्सपीरियंस की है, तो हम को रिलेट करते हैं कि बच्चों को अगर ये जन्मजाती बीमारी हुई है उसी समय में क्या स्ट्रेस था, उस कॉज के पीछे जाते हैं, और उसके हिसाब से फिर मदर और चाइल्ड दोनों के हिसाब से हम दवाई निकाल के फिर उस बच्चे को देते हैं। तो इस तरीके का भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है, मैं कोई एक्स्ट्रा इन्वेंशन उसमें नहीं डाल रहा हूँ। जो चीज हो चुकी है उससे, उसको ध्यान में रखते हुए उसके बच्चे का ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। या वुम्ब में भी जैसे प्रेगनेंसी की बात हो रही थी, तो वो सारी प्रोसीजर सब नॉर्मल है, हम एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं डाल रहे हैं, बस उसके अंदर की जो इम्यूनिटी सिस्टम थी जो उसको रिकवरी करने में विफल हो रही थी, उसको हम एक जस्ट स्ट्रोक देते हैं ताकि वो चालू हो जाए, बंद मशीन चालू हो जाए, तो वो प्रेगनेंसी में वो नेचुरल तरीके से फिर ठीक करना चालू कर देती। हाँ, अब जैसे हाइट की बात हमारी हो रही थी कि अगर वुम्ब में अलग रख के अगर उसको हाइट चाहिए तो वैसा करनी है, तो वो तो जैसे मैंने कहा कि भाई आउट ऑफ नेचर जाकर कुछ भी करोगे तो आज नहीं तो कहीं आपको पता चल जाएगी। तो नो डाउट वैसा करना, तो अब भविष्य में क्या होने वाला है पता नहीं, सारी चीज़ों का हल निकाल दिया जाता है,
बट कितना सक्सेसफुल है वो तो समय ही बताएगा। अभी के प्रेजेंट टाइम में कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स हमारे पास में आते हैं और बोलते हैं कि हमारे बच्चे की हाइट बढ़ जानी चाहिए, और जस्ट साल भर का होता है और बोलता है कि हमारी दोनों की हाइट छोटी है और हमको हाइट बढ़ानी है अपने बच्चे की, क्या होम्योपैथी से हो सकती है क्या? तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं आपके माध्यम से बता दूं कि देखो, बॉडी का भी एक नेचर होता है कि उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट किस तरीके से चीजों से जूझ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर में रहता है। हम ये ऐसी परिस्थिति में बोलते हैं कि एक तो अगर फीमेल है तो मेंसेस एक टाइम ऐसा होता है फीमेल के लिए जिसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो हाइट के लिए अगर स्पेसिफिक बात करते हैं तो हाइट के लिए अगर वो बच्ची का मेंसेस स्टार्ट हो गया है तो भले हम ट्रीटमेंट उसका पीक रहता है जिसमें हम थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट डाल सकते हैं, है ना। दूसरी चीज रहती है अगर मेल है तो ये देखते हैं, मेल और फीमेल में दोनों में ये देखते हैं कि उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट की हाइट कितनी है। हम मेडिसिन से ग्रोथ करवा के एटलीस्ट इतना ला सकते हैं कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट तक के आ सकता है। कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि करंट पेरेंट मदर फादर को छोड़ के जो दादा दादी उनका जैसे हाइट बढ़ा है तो उतना तक आ जाता है। बहुत बार हमने ट्रीटमेंट दिया तो ये समझा कि पेरेंट्स से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो भी बच्चे आते हैं उनका इन्फ्लुएंस अपने दादाजी नाना नानी का ज्यादा रहता है इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट पेरेंट्स से जोड़ के क्रॉस उसके ग्रैंड पेरेंट हो गए, उनका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। तो उसके तक भी हम ला सकते हैं हाइट के मामले में भी बात करें तो ऐसा इफेक्ट तो दवाइयों से हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सबसे हाइटेड कौन है आपकी फैमिली में, आपके दादा दादी नाना नानी में। और अगर आपका इम्पैक्ट उस बच्चे का इम्पैक्ट अगर मदर साइड है तो हम लोग देखेंगे कि आपके नाने नानी की हाइट कितनी है, आपके पेरेंट्स की कितनी है वो तो देखना ही है, बट नाना नानी की कितनी है उतना तक तो एटलीस्ट ला सकते हैं। हो सकता है ऐसा, मतलब इसमें पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। ओके, अच्छा चलते चलते मैं एक चीज और आपसे बात करना था मुझे कि जैसे बहुत शुरू में हमको क्लासिकल की बात चल रही थी, क्लासिकल होम्योपैथी की बात कर रहे थे, तो आम जनता आम इंसान कैसे समझे कि कौन होम्योपैथ क्लासिकल है कौन नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पूछता है, क्योंकि एक बार में एक दवाई दे रहा है नहीं दे रहा है, जब हम बात कर रहे थे तो वो पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरा डॉक्टर सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पहली बात। दूसरी चीज वो क्लासिकल है कि नहीं वो कैसे जाने। तो उसका जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप एक तो पहले डॉक्टर आपको पर्ची देता है कि नहीं देता है वो देखिए, क्योंकि वो आपका राइट है। आपको कौन सी दवाई दी, ये मेडिकल रूल है कि आपको जो दवाई दी जा रही है वो आपसे छुपाया नहीं जा सकता, उसका नाम नहीं छुपाया जा सकता, कब किस प्रोसीजर से दे रहे हो नहीं छुपाया जा सकता। मोस्टली मैक्सिमम होम्योपैथ ऐसा होते भी हैं कि बस लिख के दे देते या लिख के देते भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप पेशेंट अगर आप हैं तो आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको हक है कि आपको क्या दवाई दी जा रही है आपको पता होनी चाहिए, वो लिखा हुआ होना चाहिए। आप नहीं मांग रहे तो वो आप डॉक्टर से मांगो, क्योंकि अगर छुपा रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप सही हो तो आप ओपन प्रिस्क्रिप्शन रखिए, अगर आप छुपा रहे हो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तब आप ऐसा कर रहे हो। ठीक है, एक डॉक्टर वो हो गए जो क्लासिकल कर रहे हैं नहीं कर रहे वो जानने का तरीका कि वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि नहीं देते। अगर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो उनके प्रिस्क्रिप्शन में आप देखो क्या एक ही दवाई का नाम लिखा हुआ है या 5, 6, 7 दवाइयों का नाम लिखा है। अगर 5, 6 दवाइयों का नाम लिखा हुआ है ना तो वो क्लासिकल होम्योपैथ नहीं है। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि होम्योपैथी की लॉक सिस्टम के ऊपर में काम करती है। एक ताले के लिए खोलने के लिए एक ही चाबी की जरूरत पड़ेगी। आप समझ सकते हो कि अगर आपको दिया जाए कि भाई एक ताले को खोलिए और इतनी सारी चाबी, मान लो 20 चाबी है, 20 में एक ढूंढना है, तो आप वही करोगे ना कि आपको लगा के देखोगे। मान लो आपका लक ऐसा रहा कि पहली चाबी आपने लगाई और खुल गई, तो वो लॉक और वो की दोनों सही सलामत रहेंगे। स्पेशली वो लॉक जिसके अंदर में आपने वो की डाली थी, अंदर में कोई डैमेज नहीं होगा, फ्रेश रहेगा। लेकिन आप इमेजिन करो कि आपकी जो चाबी है वो 20वें नंबर पे है और आपने 1 से स्टार्ट किया, 1 से लेकर के 20 तक पहुंचने में जब वो चाबी इंसर्ट होगा उसको डैमेज करेगा। इसी तरीके से होम्योपैथी में भी
ओके। अगर एक साथ 5 दवाई अगर आप डालोगे ना तो दवाई एक ही काम करेगा, लेकिन 5 दवाई में से एक काम करेगा, 4 तो जाके करेगा ना कुछ तो। दवाई है वो, नॉर्मल चीज नहीं है। तो आप ये समझो कि होम्योपैथी में एकदम सिरप टॉनिक इस तरीके की चीजें नहीं होती, मार्केटिंग के चलते ला दिया गया। तो सिंगल प्रिस्क्रिप्शन आप देखो, एक ही दवा लिखी होनी चाहिए, जिसको आप फॉलो करते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा मैं क्लासिकल होम्योपैथ हूँ, मैं एक ही दवाई के ऊपर भरोसा करता हूँ। क्योंकि मैंने जनरली देखा है आप एक कॉपी लेते हैं और एक इमरजेंसी किट देते हैं। राइट। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा नॉलेज शेयर करने के लिए। आपको कैसा लगा? डीप सच बताऊं तो मुझे भी एक अच्छी फीलिंग्स लिए आ रही है, क्योंकि आपके थ्रू लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज, छिपी फैक्ट है जो आम लोगों को पता नहीं होती है, और आप इस वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हो, उससे अच्छी बात कोई नहीं होती। क्योंकि मैं जितना समझा सकता था, मैं अपने पेशेंट को समझा सकता हूँ, शायद तक वो पेशेंट अपने किसी पहचान वाले को बता सकते हैं, लेकिन जब ऐसा चर्चा होता है तो बहुत सारे लोगों के लिए छोटी छोटी चीजें जाननी आसान हो जाती है, और एक होम्योपैथ के लिए और एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग फ्रेटर्निटी के लिए बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि आप इस चीज को समझ सकते हो। अगर कुछ गलत हो रहा है उसके पीछे आप आवाज उठा सकते हो, अगर कुछ चीजें सही नहीं हो रही है आप पूछ सकते हो, आप थोड़ी जानकारी ले सकते हो। तो ये इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और इतना अच्छा चर्चा का जो माहौल बनाया। और मैंने ये देखा कि आपके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी बराबर बनी हुई थी, तो होपफुली आपके थ्रू जितने लोग हमको सुन रहे हैं उनकी भी क्यूरियोसिटी को हम फुलफिल कर पाए हैं। और अगर कुछ चीजें होती हैं तो मैं कहूँगा कि वो चाहे आपसे कंसल्ट कर ले, आपसे पूछ ले, आपसे नंबर ले, या आपके नंबर के थ्रू या कमेंट के थ्रू हमसे पूछ ले। और इन फ्यूचर अगर ऐसा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बार हम फिर से बैठेंगे और फिर से इस बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल चाहूंगा आप फिर से आए हमारे चैनल में और ये सारी बातें करें, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस चीजें हैं एंड लोगों को इस साइंस के बारे में जानना चाहिए एंड फॉलो भी जरूर करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद मैं अपने मम्मी का भी आपसे ही ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मैंने बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं उनके अंदर। जी। एंड मैं होपफुली यही उम्मीद कर रहा हूँ वो भी जल्दी पूरा कंप्लीटली रिकवर हो जाएंगी। एंड मैंने ऐसे बहुत सारे अपने रिलेटिव में देखा है जो होम्योपैथ से ठीक भी हुए हैं। तो यही एक मेरा रीजन था कि मैं इस पे कुछ एक वीडियो बनाऊं आपके साथ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।